पहले अपने पास बात ये रही कि बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है एटम्स के लिए, अगर अपन बात करें तो अपन ने पीरियोडिक टेबल में देखा था कि अपने पास टोटल क्या है 118 एलिमेंट्स हैं। और अगर तुम 118 एलिमेंट्स को देखोगे तो उनमें से अपने पास जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है दैट इज इनर्ट गैस एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इनर्ट गैस में, जैसे कि अपने पास क्या आ गया, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो जो ये अपने पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 100 एलिमेंट में से ये जो अपने पास 6 एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट्स है जो अपने पास एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब ये होगा कि अगर हीलियम गैस के सैंपल को तुम देखोगे कहीं पे, अगर तुम्हारे पास हीलियम गैस है तो वहां पे तुमको हीलियम के एटम्स मिलेंगे। नियोन गैस का सैंपल है तो उसमें तुमको नियोन के एटम मिलेंगे। आर्गोन गैस का सैंपल है तो उसमें तुमको आर्गोन के ही एटम मिलेंगे। क्रिप्टॉन गैस का सैंपल है तो उसमें क्रिप्टॉन के एटम्स मिलेंगे। सेम तरीके से अपन जीनोन के लिए बोल सकते हैं और अपन रेडोन के लिए बोल सकते हैं। मतलब जितने भी अपने पास अभी तक नॉन एलिमेंट्स हैं, उन सब एलिमेंट्स में से अपने पास जो इनर्ट गैस के एलिमेंट्स हैं, यही अपने पास क्या होते हैं, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टिंग एटॉमिक फॉर्म, मतलब एटम्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। सर बाकी अगर कोई भी दूसरा एलिमेंट ले लो तुम, हाँ बोलो। सर इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, कैन एग्जिस्ट की एग्जिस्ट? एग्जिस्ट एटम में ही मिलते हैं ये। हाँ, और बाकी अगर तुम एलिमेंट्स को देखोगे, जैसे अगर अपन एग्जांपल के साथ डिस्कस करें कि जैसे अपन बात करें किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन अपने को पता है कि गैसेस फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन के एटम्स नहीं होते, वहां पे अपने पास क्या होता है, H2 मॉलिक्यूल होता है। H2 मॉलिक्यूल मतलब दो एटम्स जो हैं आपस में कंबाइंड हो गए और उन्होंने क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया, ऑब्वियसली बॉन्ड के थ्रू बनाया। तो इतना तो अपने को पता है कि बॉन्ड बनता है तभी मॉलिक्यूल बनते हैं। तो क्यों बन रहा है, बॉन्ड बनने के पीछे रीजन क्या है, कैसे हैं, वो सब अपन अब डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में। तो जैसे हाइड्रोजन की अपन बात करें, तो जो हाइड्रोजन होता है H2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो H2 गैस मतलब क्या हुआ कि वहां पे अपने पास H2 के मॉलिक्यूल्स है। H2 के मॉलिक्यूल्स मतलब दो एटम्स आपस में कंबाइंड होकर रह रहे हैं, ठीक है। तो एटॉमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वैसे कोई दूसरा ले लो, जैसे अपने पास यहीं पे देखोगे तो ऑक्सीजन हो गया। तो अगर ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन अपने पास क्या है, O2 गैस की फॉर्म में मिलता है। तो O2 गैस की फॉर्म में नेचर में मिल रहा है, उसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन में भी अपने पास दो एटम्स आपस में कंबाइंड होके O2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर तुम देख लो, अगर अपने पास ले लो फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस को अगर देखोगे तो अपने पास यहाँ पे क्या होता है, P4 सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि 4 फॉस्फोरस के एटम्स आपस में कंबाइंड होके रह रहे हैं। एक एटम अपने पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 4 एटम्स आपस में कंबाइंड होके मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी काफी सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे सल्फर सल्फर भी हो गया तो अपने पास। एसिड के फॉर्म में होता है। हाँ बिल्कुल, सल्फर हो गया अपने पास एसिड सॉलिड। तो सल्फर भी अपने पास एटम की फॉर्म में नहीं मिलके कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिल रहा है, एसिड की फॉर्म में मिल रहा है। तो यहाँ पे भी 8 एटम्स आपस में कंबाइंड होके एसिड मॉलिक्यूल बना लेता है, और ऐसे काफी सारे एसिड मॉलिक्यूल्स अपने पास प्रेजेंट रहेंगे अगर सल्फर को देखोगे तो तुम। मेटल्स की बात कर लो, अपन ने बात किया था कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ज्यादातर एलिमेंट्स जो है वो मेटल है। तो मेटल्स की अगर अपन बात करें, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मेटल जैसे अपने पास एक आयरन रोड है। मैं ये एग्जांपल लेता हूँ कि कॉमनली तुमने देखा हुआ होता है। तो एक आयरन की रोड है, तो उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही एटम है आयरन का। तो अपने पास जो सॉलिड्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनमें काफी सारे एटम्स क्या होते हैं, कलेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं, किसके थ्रू, मेटेलिक बॉन्डिंग के थ्रू। ये अपन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था तब भी देखा था कि अगर अपन एक मेटल की बात करते हैं तो वहां पे काफी सारे मेटल एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या होंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी मेटल के अंदर। और मेटेलिक बॉन्डिंग मतलब काफी सारे मेटल एटम्स आपस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी सिंगल एटम नहीं है, एक से ज्यादा एटम्स कलेक्टिवली प्रेजेंट है जो कि मेटेलिक बॉन्डिंग से कंबाइंड है आपस में। मतलब इन इनर्ट गैस के अलावा अगर मैं बाकी एटम्स की बात करूं, तो इन सब एटम्स जो है अपने पास एक कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। कंबाइंड फॉर्म मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा एटम्स आपस में
कंबाइंड होके मॉलिक्यूल बना लेते हैं और फिर मॉलिक्यूल की तरह वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके पीछे अगर अपन रीजन देखें तो अपन ऐसे बोलेंगे कि अपने पास जैसे तुम हाइड्रोजन का एटम अगर कहीं पे बनाते हो ना, ये एक्सपेरिमेंटली भी तुम कर सकते हो कि अगर तुम हाइड्रोजन का एटम बनाओगे तो हाइड्रोजन के एटम के पास एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है अगर कोई नहीं मिलेगा तो दो एटम्स आपस में कंबाइंड होके H2 गैस बना देगा और एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। मतलब अगर मैं इनर्ट गैस के एटम्स के अलावा बाकी एलिमेंट्स के एटम्स को देखूं तो बाकी एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो क्या है, उनके साथ काफी ज्यादा एनर्जी एसोसिएट रहती है, और एनर्जी अगर ज्यादा रहेगी तो एक तरीके से क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं। तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अगर कोई नहीं मिलता तो आपस में ही एटम्स कंबाइंड होके एनर्जी रिलीज करता है और स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, गेन कर लेता है। तो यहाँ पे अपन ऐसा ही कुछ लिखेंगे कि अपने पास जो है कि एटम्स आर मोर रिएक्टिव, या इसको ज्यादा अच्छे से लिखो कि मोस्ट ऑफ द एटम्स आर reactive because they have large amount of energy associated with them। मतलब काफी ज्यादा एनर्जी उनके साथ क्या रहती है, एसोसिएट रहती है अगर वो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है। Hence to attain stability or to release energy, atoms undergo molecule formation। मतलब क्या हो जाते हैं, आपस में कंबाइंड हो जाते हैं by decreasing its energy। ठीक है, तो ये अपने पास क्या करेंगे, एटम्स आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। नेक्स्ट हाँ, तो ये है अपने पास कि मोस्ट ऑफ द एटम्स जो होते हैं उनके पास एटॉमिक फॉर्म में अगर वो होते हैं तो काफी ज्यादा एनर्जी एसोसिएट होती है। तो काफी ज्यादा एनर्जी तो क्या है, अनस्टेबल है, काफी ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। तो क्या करेंगे, अपने पास आपस में दो एटम्स, 4 एटम्स, 8 एटम्स आपस में कंबाइंड होकर क्या कर लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जब वो मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो अपने पास स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इसको भी अपन आगे समझेंगे कि एनर्जी रिलीज क्यों हो रहा है। तो बेसिकली अपने पास एक कंसेप्ट है। तो अगर अपन केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करें तो अपन इसी तरीके से डिफाइन करेंगे कि अ केमिकल बॉन्ड, या बॉन्ड को अगर डिफाइन करें तो ऐसे अपन डिफाइन करेंगे अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, ये कहाँ से आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि अपन बोल रहे कि दो एटम्स आपस में कंबाइंड हो जा रहे हैं। तो दो एटम्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं मतलब एक दूसरे के पास आ रहे हैं ना, तो एक दूसरे के पास कब आएंगे, जब उनके बीच में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो जो केमिकल बॉन्ड होता है बेसिकली क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अ केमिकल बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स, कॉमा ग्रुप ऑफ एटम्स। इस पे भी अपन बात करेंगे अभी, ग्रुप ऑफ एटम्स का क्या मतलब है, और आयंस टू होल्ड them
together, to held them together is a more stable system, more stable सिस्टम। जैसे अपन ने अभी एटम के लिए बात किया था कि अपने पास एटम्स जो है एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी थी, तो उनको एनर्जी कम करनी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, आपस में कंबाइंड हो गए, आपस में उन्होंने बॉन्ड बना लिया। तो बॉन्ड बनाने का मतलब होता है कि वहां पे अपने पास क्या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा दोनों के बीच। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दो एटम है, तीन एटम है या चार एटम है, वो एक दूसरे के पास आएंगे और आपस में कंबाइंड कर जाएंगे या ओवरलैप कर जाएंगे, ज्यादा अच्छे से अपन बोले तो इस प्रोसेस में अपने पास क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। एनर्जी रिलीज होगा, उसकी वजह से अपने पास क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली अपने पास क्या है, दो एटम्स के बीच या दो मॉलिक्यूल्स के बीच या फिर दो आयंस के बीच या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो एटम्स के लिए तो अपन ने जैसे भी बात की कि जैसे अपन एग्जाम्पल बात करें कि अपन ने यहाँ पे तो लिखा ही है, एटम तो लिखा ही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स। एक और चीज अपन ने लिखी है ग्रुप ऑफ एटम्स, इसका क्या मतलब है, एक और चीज अपन ने लिखी है आयंस। तो इनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैं वापस वो एग्जांपल लूंगा हाइड्रोजन गैस का, कि मेरे पास मान लो कि H2 गैस का सैंपल है। तो H2 गैस सैंपल मतलब अपने पास क्या है, काफी सारे H2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहली बात तो अगर मैं बात करूं कि जो अपने पास एक H2 मॉलिक्यूल बना होगा, ये H2 मॉलिक्यूल किस तरीके से बना होगा कि अपने पास दो हाइड्रोजन के एटम्स आए होंगे, उन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होंगे, दोनों एटम्स आपस में कंबाइंड हुए होंगे, उस दौरान एनर्जी रिलीज हुआ होगा, इस वजह से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ा होगा। तो अपने पास क्या बना होगा, H2 मॉलिक्यूल बना होगा। और अपन बोल रहे हैं कि अपने पास जो सैंपल है, अगर मैं इस सैंपल की बात करूं तो इसको अपन देखो ऐसे बना लेते हैं कंटेनर। यहाँ पे अपने पास क्या H2 गैस प्रेजेंट है, तो इस सैंपल में अपने पास क्या रहेंगे, काफी सारे H2 गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो अगर ये अपने पास H2 गैस के मॉलिक्यूल्स कलेक्टिवली एक साथ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ना यार, तब ना सारे एक साथ रह रहे हैं। तो इनके बीच का कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो एक तरीके से क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब सिंपली वो मॉलिक्यूल को ही बोलना चाह रहा है कि मॉलिक्यूल्स के बीच भी क्या आ सकता है, अट्रैक्शन आ सकता है। जैसे अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो दो H2 मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप मतलब वही दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन हो गए, मतलब मॉलिक्यूल की ही बात हो रही है, दैट इज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, एटम्स के बीच भी हो सकता है, और आयंस में तो अपन देखते ही है कि जैसे अपने पास क्या NaCl है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो अभी तक अपन ने पढ़ा हुआ है। तो NaCl की अगर अपन बात करें तो अपने पास नमक है, तो अपने को पता है कि इसमें क्या होता है, Na+ आयन होता है जो कि अपने पास एक कैटाइन है, Cl- अपने पास होता है जो कि एक एनाइन है, और कैटाइन और एनाइन के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये अपने पास एक तरीके से क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। तो बेसिकली बॉन्ड का मतलब यही है अपने पास कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, वो एटम्स के बीच हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के बीच हो सकता है, और आयंस के बीच में हो सकता है। तो ये अपने पास डेफिनेशन थी। डेफिनेशन में तुमको कोई दिक्कत हो तो बताओ। अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अपन ने यही बोला कि अपने पास क्या है, अपन ने मतलब एक तरीके से एटम्स का एग्जांपल लिया कि मोस्ट ऑफ द एटम्स जो होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि एटम्स जो हैं, वाई एटम्स अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो वहां पे तुमको पूरा यही लिखना पड़ेगा जो अपन ने आगे लिखा था कि मोस्ट ऑफ द एटम्स जो होते हैं उनके पास काफी ज्यादा एनर्जी एसोसिएट होता है उनके एटॉमिक फॉर्म में, जिसकी वजह से वो क्या है, अनस्टेबल है, काफी ज्यादा
रिएक्टिव है तो वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, या उल्टा बोल दो कि रिएक्टिविटी को कम करना चाहते हैं, तो उसका एक ही जरिया है कि वो क्या कर दे, एनर्जी रिलीज कर दे। तो एनर्जी रिलीज करने के लिए दो एटम्स अपने पास क्या होता है, एक दूसरे के पास आते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि अपन किस एटम की बात कर रहे हैं। तो अपने पास एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं मतलब उनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आ रहा है अपन अभी डिस्कस करेंगे जब ब्रीफ में आगे देखेंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो यही सब चीज अपने को देखनी है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा, इसीलिए वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आके वो कंबाइंड हो जाते हैं, तो वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है, अगेन वो भी अपने को आगे डिस्कस करना है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होती है, उसकी वजह से अपने पास स्टेबिलिटी बढ़ती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो यही रीजन है अपने पास कि बॉन्ड अपने पास क्या हो रहा है, बन रहा है। तो बॉन्ड मतलब बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि एटम्स के बीच हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच हो सकता है, दैट इज मॉलिक्यूल्स के बीच हो सकता है, और अपने पास क्या हो सकता है, आयंस के बीच हो सकता है। डेफिनेशन में मैंने ये चीज क्यों इंक्लूड की है, क्योंकि मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। तो वहां पे अपन यही बोलेंगे कि एटम्स के बीच बॉन्ड है, मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड्स हैं, आयंस के बीच बॉन्ड है, तो उनको अलग अलग तरीके से अपन क्लासिफाई करने वाले हैं, इसलिए मैंने डेफिनेशन में ही लेके यहाँ पे समझा दिया। हाइब्रिडाइजेशन इसी में पढ़ेंगे। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन इसी में पढ़ेंगे, वो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पढ़ा जाता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये था अपने पास। तो बेसिक तो यही होता है कि बॉन्ड बनाना है, क्योंकि एनर्जी क्या करनी है, रिलीज करनी है, और स्टेबिलिटी अपने को बढ़ानी है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब भी आता है किसी सिस्टम में, तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इन सब की अपन आगे बात करेंगे फिर ब्रीफ में कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, धीरे धीरे। तो नेक्स्ट हेडिंग अपने पास ये रहेगी कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि कितने टाइप के अपने पास केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो बेसिकली अपन दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं बॉन्ड को। एक तो अपने पास आ जाएगा क्या, इंटर एटॉमिक बॉन्ड, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, ऐसा लिखो ज्यादा सही रहेगा। तो इंटर एटॉमिक्स मतलब, अच्छा स्पेलिंग गलत लिख दिया, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, ठीक है। तो इंटर एटॉमिक्स बॉन्ड्स मतलब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, जैसे अपन बोलते हैं इंटरनेशन, मतलब दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड मतलब दो एटम्स के बीच में या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में बॉन्ड, ठीक है। तो एटम्स के बीच जो बॉन्ड होते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स। तो अपने पास यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, चार तरीके के बॉन्ड अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो कौन कौन से अपने पास आएंगे। तो पहला जो है अपने पास, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जो एटम्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं उन बॉन्ड्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। दूसरा अपन बात करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीसरा अपन बात करेंगे सी मेटेलिक बॉन्ड। चौथा अपन बात करेंगे यहाँ पे क्या, आयोनिक बॉन्ड, मतलब वो आयंस के बीच है। तो बेसिकली आयंस भी कहाँ से बने, एटम से ही तो बने हैं, तो ये आयोनिक बॉन्ड, तो इसको भी अपन इंटर एटॉमिक बॉन्ड ही बोलते हैं, क्योंकि अपने पास जो रहेगा बेसिकली आयंस के बीच रहेगा। तो केटाइन भी एक किसी मेटल एटम से बना होगा, एनाइन अपने पास किसी नॉन मेटल से बना होगा, तो वो एक तरीके से एटम से ही रिलेटेड है। तो ये आयनिक बॉन्ड। तो अपन चार टाइप के इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स पढ़ने वाले हैं, मतलब एटम्स के बीच जो बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। एक और चीज अपन यहाँ पे बोलते हैं, मतलब जनरल है, कि जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं और जब अपने पास एटम्स के बीच बॉन्ड बनते हैं, तो वहां पे जो एवरेज एनर्जी रिलीज होती है अपने पास होती है, इसको अपन बोलेंगे क्या, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी को अपन दो तरीके से डिफाइन कर देते हैं। देखो कि अपने पास अगर दो एटम है, तो अगर अपने पास दो एटम के बीच बॉन्ड है, जैसे अपने पास एटम ए है, ये अपने पास एटम बी है, ये एटम ए, ये अपने पास एटम बी, तो अपन ने बोला कि बॉन्ड है, उसका मतलब क्या है कि वहां पे कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है दोनों के बीच। तो अगर मेरे को बॉन्ड को ब्रेक कराना है, तो बॉन्ड को ब्रेक कराने से मतलब अपने पास क्या है कि उन दोनों एटम्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने को ब्रेक कराना है।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कराना है, इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो बॉन्ड एनर्जी को अपन इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि एनर्जी अपने को जो देनी पड़ेगी एक बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए, या फिर इसका उल्टा बोल सकते हो तुम कि जब उस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा तब कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तो अपन ऐसा बोलते हैं कि जब अपने पास क्या होता है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स बनते हैं, तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स के केस में जो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है अपने पास ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 42 किलो जूल पर मोल होती है। तो कभी कभी चीज मुझे डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज हो कितना रहेगा, तो एवरेज वैल्यू है 42 किलो जूल पर मोल। तो कोवलेंट बॉन्ड में अपने पास कम हो सकती है, आयोनिक में ज्यादा हो सकती है, लेकिन एवरेज अपने पास 42 के आसपास ही रहेगी। तो कभी कभी इस टर्म में भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे आती है तुम्हारे पास, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो अपने पास कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, कोवलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है। बस थोड़ा सा इसमें क्या होता है, बॉन्ड बनने का तरीका अलग हो जाता है, इसलिए अपन इसको अलग नाम दे रहे हैं। तुम्हारे दोनों एक ही जैसे लगभग। कभी कभी तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। तो तुमको वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तुमको 4 मॉलिक्यूल दे देगा 4 ऑप्शन में, और बोलेगा कि किसमें कोवलेंट बॉन्ड है या फिर किसमें मेटेलिक बॉन्ड है या फिर किसमें आयोनिक बॉन्ड है। तो उसका पता करने का तरीका सिंपल सा होता है, तो मैं अभी बता देता हूँ कि अगर अपने पास जो मॉलिक्यूल गिवन है, अगर उस मॉलिक्यूल में सारे ही एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं, तो अगर अपने पास सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स है, मतलब वहां पे अपने पास जो बॉन्ड है वो क्या रहे होंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स रहे होंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनको अपन बोलते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल। मेटेलिक बॉन्डिंग नाम से पता चल रहा है कि किसके बीच रहेगी, मेटल एटम्स के बीच रहेगी। तो मेटल्स में अपने को क्या मिलेगा, मेटेलिक बॉन्डिंग मिलेगी। आयोनिक बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो अपने को पता है कि केटाइन और एनाइन के बीच मिलता है मेटल है, बेसिकली। नॉन मेटल। हाँ, केटाइन और एनाइन के बीच का अट्रैक्शन है, और केटाइन बनाने की टेंडेंसी होती है किसके पास, मेटल्स के बीच। तो एक एलिमेंट अपने पास मेटल रहेगा और दूसरा अपने पास क्या रहेगा, नॉन मेटल रहेगा। क्योंकि नॉन मेटल्स मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी मतलब एनाइन बनाने की टेंडेंसी। तो अगर ऐसा कोई तुमको मॉलिक्यूल दे रखा है जिसमें नॉन मेटल भी आ रही है, नॉन मेटल मतलब वहां से एनाइन बना होगा, और मेटल भी आ रहा है मतलब वहां से कैटाइन बना होगा, तो उनके बीच जो बॉन्ड है वो क्या हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड हो सकता है। मतलब ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स, जिनमें आयोनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि किसमें कोवलेंट बॉन्ड है, तो वहां पे देख लो कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सारे ही एटम अपने पास क्या है, नॉन मेटल से, वो अपने पास क्या हो जाएगा, कोवलेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा। या उसमें जो बॉन्ड मिलेंगे कौन से मिलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड मिलेंगे। अगर तुमको कोई मेटल दी हुई है तो वहां पे तो 100% है कि क्या रहेगा, मेटेलिक बॉन्डिंग ही रहेगी। और ऐसा मॉलिक्यूल तुमको गिवन है जिसमें मेटल भी है नॉन मेटल भी प्रेजेंट है, तो वहां पे अपने पास क्या रहेगा, आयोनिक बॉन्ड हो सकता है। क्या तो ये कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? वो तुमसे पूछेगा नहीं, अभी तो बोला मैंने, कोवलेंट कोऑर्डिनेट दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा बनने का तरीका अलग हो जाता है उसका। तो अपन जहां मॉलिक्यूल जब अपन पढ़ लेंगे डिटेल में, तब तुमको समझ में भी आने लगेगा कि कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और कहाँ पे उसके बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स है जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ओके। तो इलेक्ट्रोवैलेंट भी हाँ, आयनिक ही है ना? हाँ, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अपन आयोनिक बॉन्ड को ही बोलते हैं। तो चाहो तो ये भी लिख लो, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये अपने पास क्लासिफिकेशन हो गया किसका, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स का। इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स मतलब एटम्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे बात किया था किसका, H2 मॉलिक्यूल्स का। तो अपन ने बोला कि जब H2 मॉलिक्यूल बनेगा, तो H2 मॉलिक्यूल मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइंड हुए होंगे। तो इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को H2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, उसी को अपन बोल रहे क्या, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। मतलब जो दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जो बॉन्ड रहेगा, उसको इंटर एटॉमिक बॉन्ड बोलेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन जो है इसमें अपन सर बोलेंगे क्या, हाँ, सर जैसे सर जो वो बॉन्ड्स होते हैं जैसे कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं सर, वो भी इसी में आते हैं सर? कोऑर्डिनेट कोवलेंट इसी को बोलते हैं, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे उसको अपन, या कोऑर्डिनेट कोवलेंट जो भी बोल दो। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में बोलूं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलूं, दोनों एक ही बात है। मतलब इसी को बोला जाता है, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट ओके बॉन्ड। सर।
सर इंटर एटॉमिक को इंट्रा मॉलिक्यूलर भी बोलते हैं क्या, मतलब ए के साथ? हाँ बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल के अंदर है, लेकिन ऐसा अपन कॉमन यूज नहीं करते, ये वर्ड अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज करेंगे, अभी नहीं करेंगे, तो अब इसको रहने दो। ओके सर। हाँ तो ये अपने पास क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। तो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स वापस वही, इंटर मतलब इन बिटवीन, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच। तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच या मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके जो रखते हैं बॉन्ड्स, उनको अपन बोलते हैं क्या, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। जैसे अपन यहाँ पे बोल रहे थे, ये जो अपने पास हाइड्रोजन के एटम्स के बीच जो अट्रैक्शन रहेगा, जो मैंने यहाँ पे बनाया ब्लैक कलर से, ये वाला अट्रैक्शन अपने पास क्या एक तरीके से मॉलिक्यूल्स के बीच प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो भी टाइप रहेगा वो अपन आगे पढ़ेंगे, उस टाइप को अपन, जो भी मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स प्रेजेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको अपन बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं या मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड होते हैं अपने पास बेसिकली जो है दो टाइप के होते हैं। एक तो अपने पास जैसे मैंने अभी नाम लिया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक अपने पास होता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो वैन डर वाल बॉन्ड्स बोल दो या वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो। और सेकंड जो है अपने पास क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इनमें अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी रहेगा, मतलब ऑन एवरेज जो एनर्जी रिलीज होगा अपने पास 42 किलो जूल पर मोल से कम रहेगा। ठीक है, और एक और चीज अपन है कि जो इंटरमोलिकुलर पोर्स है, इनको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पोर्स भी बोलते हैं या सेकेंडरी बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये भी तुमको ध्यान रखना है कि इनको अपन क्या नाम दे सकते हैं, एक और सेकेंडरी पोर्स। ठीक है, तो इनको अपन सेकेंडरी बॉन्ड भी बोलते हैं या सेकेंडरी पोर्स भी बोलते हैं। तो इनको अगर सेकेंडरी बोल रहे तो इंटर एटॉमिक को अपन क्या बोल देंगे, प्राइमरी बॉन्ड्स बोल देंगे। ठीक है, तो प्राइमरी बॉन्ड्स उतना कॉमन वर्ड नहीं है, लेकिन ये तुम जरूर सुन सकते हो इंटरमोलिकुलर पोर्स के लिए सेकेंडरी पोर्स या सेकेंडरी बॉन्ड। ठीक है, तो ये है अपने पास। और एक और चीज अगर अपन यहाँ पे देखें तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से ही याद रखने वाली चीजें, मतलब कि जैसे अपन यहाँ पे बोला कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे अपने पास 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है ऑन एवरेज। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होता है वो 42 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी रिलीज होता है, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड रहेगा वो रिलेटिवली थोड़ा वीक बनेगा, क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा उतना स्टेबल अपने पास सिस्टम बन जाएगा। तो जो सेकेंडरी पोर्स होते हैं या जो इंटरमोलिकुलर पोर्स होते हैं, रिलेटिवली अपने पास क्या होते हैं, वीकर बॉन्ड होते हैं रिलेटिवली। मतलब अगर मैं इंटर एटॉमिक से कंपेयर करूं तो रिलेटिवली उनके कंपैरिजन में ये वीक है, रिलेटिवली वीक बॉन्ड्स। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है अपने पास क्लासिफिकेशन की बात होगी। यही अपने को जो जितने बॉन्ड अपने पास स्क्रीन पे हैं यही अपने को पढ़ना है पूरा केमिकल बॉन्डिंग में। तो टाइम काफी ज्यादा लग जाता है, लेकिन ये अपने को लास्ट तक यही कितने टाइप के हो गए, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक, आयोनिक, वैन डर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो 6-7 टाइप है इन्हीं को अपन पढ़ेंगे पूरे केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये है अपने पास क्लासिफिकेशन की बात हो गई। हाँ सर इसमें भी तगड़े वाला एक्सेप्शन है? नहीं, इसमें एक्सेप्शन नहीं है उतने, एक्सेप्शन पीरियोडिक में ज्यादा आते हैं, उसके अलावा इतने कहीं नहीं आएंगे जितने पीरियोडिक में आए। ओके थोड़ा ही तुमको लॉजिकल लगेगा, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे तुमको लगेगा काफी सारी चीजें हैं। मतलब देखो इनऑर्गेनिक है तो कुछ चीजें तो ध्यान रखनी पड़ेगी, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। तुम चाहो कि हर चीज फिजिक्स की तरह समझ में आ जाए तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। बाकी मतलब ऐसा रहता है कि जैसे बात करें बॉन्डिंग की, तो ऐसा है कि तुमको 30% चीजें याद करनी पड़ेगी, बाकी 70% तुम लॉजिकल चीजें रहेगी जिसको तुम सोच सकते हो खुद से। अगर तुमको कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन पता है तो उसके बाद तुम चीजों को आगे कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा है अपने पास। तो ये अपने पास सारे बॉन्ड है जो अपने को पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन पहला जो बॉन्ड है इसी को डिस्कस करेंगे, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। तो पहला हेडिंग अपने पास ये रख रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो पहले तो अपन इसको डिफाइन करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ा कि दिस बॉन्ड इज this bond is
formed between two atoms by sharing of इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अपने पास क्या होता है, ये बॉन्ड बनता है। देखो इसका क्या मतलब है मैं समझाऊंगा तुमको। या इसे तो अपन बोल सकते हैं दैट इज क्या, सर मोर देन 2 एटम्स नहीं हो सकते यहाँ पर। ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब बोलो क्या बोल रहे थे, बोलो क्या हो गया बे? तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड अपने पास क्या बोल रहे हैं बॉन्ड कि केवल 2 एटम्स के बीच में बनता है। बॉन्ड 2 एटम्स के बीच ही बनता है। हाँ, हमेशा 2 एटम के बीच ही बनेगा एक बॉन्ड। हाँ, तो दिस बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन 2 एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ऑर्बिटल्स। देखो इसके क्या मतलब है अभी मैं तुमको समझाऊंगा। तो पहली बात तो जो अपन बोल रहे थे कि बॉन्ड बेसिकली अपने पास क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ कहाँ से रहा है, इसका सोर्स क्या है, अपन पहले उसकी बात करते हैं, फिर धीरे धीरे अपन समझेंगे कि शेयरिंग किस तरीके से हो रही है, या जो अपन ओवरलैपिंग बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है। सर इलेक्ट्रॉन पेयर में होना जरूरी नहीं है क्या? क्या चीज? सर इलेक्ट्रॉन पेयर में होना जरूरी नहीं है क्या शेयर जब होते हैं तो कोवेलेंट में? एक मिनट, सब पे आएंगे, कंडीशंस वगैरह भी लिखेंगे, समझ तो ले अपन क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके सर। हाँ, हर कंडीशन लिखेंगे। तो मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि अपन जो बॉन्ड बोल रहे थे कि बेसिकली केमिकल बॉन्ड के अपने पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उस अट्रैक्शन का सोर्स क्या है, कहाँ से अट्रैक्शन आ रहा है, उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो अपन जैसे बोल रहे कि जो बॉन्ड बनेगा तो अपने पास 2 एटम्स के बीच बनेगा। तो अपने पास मान लो कि एटम है ए, ये अपने पास एटम है बी। तो ये अपने पास हो गया क्या, एटम ए, और ये हो गया अपने पास एटम बी। कोई भी 2 एटम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एटम ए है, तो इसमें भी अपने पास क्या होगा, एटम मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो ए में भी अपने पास क्या रहेंगे, कुछ न्यूट्रॉन्स रहेंगे, तो उसको मैं बोल देता हूँ न्यूट्रॉन्स ऑफ ए। इसी तरीके से बी में भी कुछ न्यूट्रॉन्स रहेंगे, न्यूट्रॉन्स ऑफ बी। ए में भी कुछ प्रोटॉन्स रहेंगे जिनको अपन बोल देते हैं प्रोटॉन ऑफ ए। बी में भी कुछ प्रोटॉन्स रहेंगे, दैट इज प्रोटॉन्स ऑफ बी। इसी तरीके से ए में भी कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए। बी में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी। तो ए में भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ प्रोटॉन है, कुछ न्यूट्रॉन्स है। इसी तरीके से बी में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ प्रोटॉन्स है और कुछ न्यूट्रॉन्स है। तो अपने को बताया कि अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो ये तो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं चार्ज वाइज। प्रोटॉन्स की बात करें तो इन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स की अगर अपन बात करें तो इन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन्स की अगर अपन बात करें तो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इन पे। तो अपने को पता है कि जब 2 एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं मतलब जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्या हुआ कि तुम मान के चलो कि दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो बेसिकली होगा क्या अपने पास कि जो अगर ए के जो प्रोटॉन्स हैं सर वो डेफिनेशन क्या करेंगे, बी के प्रोटॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या जी? सर डेफिनेशन दिखा दीजिएगा एक बार कोवेलेंट बॉन्ड की। पहले समझ लो यार। हाँ, कि ए के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, सब कुछ है। बी के पास भी सेम तरीके से न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से। तो जब दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे तो ए के प्रोटॉन बी के प्रोटॉन को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है। ए के इलेक्ट्रॉन बी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एक तरीके से अपने पास इनकी वजह से क्या आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। लेकिन सेम तरीके से अगर अपन बात करें कि जो ए का प्रोटॉन है वो बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसी तरीके से अपने पास जो बी का प्रोटॉन है वो ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। मतलब ये बोल सकता हूँ कि जो 2 एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होता है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, क्योंकि एटम मतलब बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, या इसको तुम फील भी कर सकते हो, मैं भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगर अपन लिखें तो थ्योरेटिक लिखने में तो अपन ऐसा लिखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है अपने पास कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नेट की अगर अपन बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है किससे, फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो पहली बात तो अपन ने बोला कि अपने पास क्या है, अलग अलग तरीके के चार्ज पार्टिकल्स है एटम्स में। तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो एक का प्रोटॉन दूसरे के प्रोटॉन को रिपेल करेगा, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन अपने पास आ रहा होगा इस रिपल्सन की वजह से। इसी तरीके से अपन बोले कि ए का प्रोटॉन अपने पास बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और सेम तरीके से जो है अपने पास बी के प्रोटॉन ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आएगा। तो जब दो एटम्स एक दूसरे को देखते हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन भी जनरेट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जनरेट होता है। लेकिन अपन बोल रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। मतलब नेट में अगर देखोगे तो उनके बीच क्या दिखेगा तुमको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही दिखेगा। अब तुम ये तो मैंने लिख दे कि एक्सपेरिमेंटली अपन ने ऐसा देखा है, तुम इस चीज को फील भी कर सकते हो। देखो कैसे, कि अगर मान लो कि दो एटम्स के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन होता, तो जब भी दो एटम्स एक दूसरे को देखते हो तो वो तो एक दूसरे से दूर भागते। तो अगर रिपल्सन होता तो कभी एटम एक दूसरे के पास आ ही नहीं पाते। अगर एक दूसरे के पास नहीं आ पाते तो मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाते, अगर मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाते तो मैटर नहीं बन पाता, मैटर नहीं बन पाता तो अपने को कुछ बनता हुआ ही नहीं दिखाई देता, मतलब अपन खुद ही नहीं एग्जिस्ट करते तब। तो ये चीज अब क्लियर हुई क्या तुमको? यस सर। हाँ, तो ये तो तुम खुद भी फील कर सकते हो कि दो एटम्स हैं, अगर इतनी सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही है, मतलब एटम्स के बीच में क्या रहा होगा, अट्रैक्शन रहा होगा नेट में, या अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा होगा किसके ऊपर, रिपल्सन के ऊपर। इसीलिए वो दोनों एटम क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, या दो से ज्यादा एटम से जो है एक दूसरे के पास आते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट होके मैटर बनाते हैं, मैटर बन रहा है, इसलिए अपने पास इतनी सारी चीजें अपने को आसपास दिख रही है। तो ये है अपने पास कि जब भी दो एटम रहेंगे तो दोनों एटम्स के बीच अपने पास फोर्स की बात करें तो अट्रैक्शन भी है रिपल्सन भी है, लेकिन जो अट्रैक्शन है वो अपने पास रिपल्सन से ज्यादा होता है, इसलिए दो एटम्स आपस में आके कंबाइंड हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स बन गए, और काफी सारी मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठा होकर मैटर बनता है, मैटर बन रहे इसीलिए अपने पास इतना कुछ एग्जिस्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सोर्स बेसिकली वही है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, की एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन से अट्रैक्ट होता है, तो वहीं से अपने पास क्या आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आ रहा है। तो ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी कि क्यों दो एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। चलो जिसको डेफिनेशन लिखना था जल्दी से डेफिनेशन लिखो, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। न्यूक्लियस भी बना लो, एटम बना रहे हो तो। चलो ठीक है, तो अपन ने बोला कि जैसे अपने पास वापस उसी बात पे आ जाते हैं अपन की, दो एटम थे, एटम ए एटम बी, तो ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्ड के लिए ऐसा नहीं कि हमेशा दो एटम एक दूसरे को दिखेंगे तो बॉन्ड बनाने लगेंगे, उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए तभी बॉन्ड बनता है, वो कंडीशंस वगैरह अपन आगे लिखेंगे। तो ये दो एटम्स थे अपने पास, ये बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के पास आ रहे हैं, बॉन्ड बनाने का मतलब इनके लिए जो कंडीशन चाहिए अपने को बॉन्ड बनाने के लिए वो फुल्ली फिल्ड हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और दोनों के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अपन ने देखा किस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो कुछ टाइम के बाद क्या करेंगे, दूसरे के पास आके आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। तो जैसे जैसे पार्ट्स आएंगे अपने पास वैसे वैसे अपने पास क्या होंगे, एनर्जी रिलीज होती जाएगी, तो अपने पास सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी और इस तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे ये। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन, की अपने पास बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये तुमने डायग्राम बनाया हो इस तरीके से 10th क्लास में आता है कि जैसे तुमको बोल दिया जाए, मतलब इसको मैं आगे वो एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे अपन एक एग्जांपल है उसके हिसाब से आगे का डिस्कशन करेंगे कि अपने पास जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास क्या है, HCl है,
तो HCl मतलब यहाँ पे अपने पास क्या हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है। तो एक तो तुम 10th क्लास में से डायग्राम बनाते होंगे कि अपने पास हाइड्रोजन हो गया, ऐसे स्पेड की तरह बना देते हो तुम हाइड्रोजन को कि अपने पास हाइड्रोजन हो गया, इसमें अपने पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो अपन इसे क्रॉस से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। फिर अपने को बॉन्ड बनाना है तो अपने को बताया कि क्लोरीन जो है इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपन ऐसे क्लोरीन को दिखाते हैं कि अपने पास ये क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, ये क्लोरीन हो गया। तो HCl को अगर देखोगे तो अपने को यहाँ पे पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों की शेयरिंग होती है। इस पे अपन बात कर लेंगे आगे कि हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, दोनों में अपने पास एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो अपन उसको ऐसे दिखाते हैं, देखो एक मिनट, सही से नहीं बनेगा क्या? हाँ, कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास क्लोरीन लेके आया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ली। तो इस तरीके से तुम इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाते थे और टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरीके से अपन 10th क्लास तक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते थे कि एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों ने शेयरिंग कर ली। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास हाइड्रोजन के भी गिने जाएंगे और क्लोरीन के भी गिने जाएंगे। तो इस हिसाब से हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और क्लोरीन के अपने पास क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और तुमको ये पढ़ाया जाता था कि हाइड्रोजन क्या करना चाह रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाह रहा है, मतलब ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाह रहा है, और क्लोरीन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है, इसलिए उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों खुश हो गए, दोनों का बॉन्ड बन गया। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, अपन अभी बताएंगे एक्चुअल में क्या है। मतलब ये मैं नहीं बोला कि गलत है, लेकिन एक्चुअल पिक्चर क्या है वो अपने पास ऐसा कुछ है। देखो अभी अपन पढ़ चुके हैं कि अपने पास जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अपने पास क्या है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहले सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका हो गया क्या, 1s1। क्लोरीन की अगर अपन बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपने पास रहेगा, वैलेंस शेल की मैं सिर्फ बात करता हूँ तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो ग्रुप 17 है उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP5। तो ये अपने पास क्या है, थर्ड पीरियड का है, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए 3। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अपने पास क्या आ जाएगा, वैलेंस शेल का 3s2 3p5। तो ये चीज मैंने बॉन्डिंग में सिखाई थी तुमको कि जनरल अगर कॉन्फ़िगरेशन अपने को पता है ग्रुप का, तो किसी एलिमेंट का अपने को वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ये चीज अब बॉन्डिंग में काम आएगी। ठीक है तो अपन वैसे लिखते थे कि जैसे क्लोरीन अपने पास क्या हो गया, 17 ग्रुप का हो गया, और ग्रुप 17 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन तुमको पता होना चाहिए। तो ग्रुप 17 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है NS2NP5। एन यहाँ पे बताता है पीरियड नंबर को कि एलिमेंट जिसकी अपन बात कर रहे हो कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है। तो क्लोरीन अपने पास थर्ड पीरियड का है, मतलब उसमें वैलेंस सेल कौन सा रहेगा, थर्ड सेल रहेगा। तो एन की वैल्यू अपन ने 3 रख दी, तो अपने पास आ गया 3s2 3p5। ये चीज अपन बार बार यूज करेंगे इसलिए मैंने रिवाइज करा दिया। तो ये अपने पास क्लोरीन का क्या हो गया, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो थोड़ा ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो अपने को पता है कि यहाँ पे तो अपने पास क्या है, 1s मतलब एक ही ऑर्बिटल है, s सब सेल में ये हो गया। यहाँ पे देखोगे तो 3s मतलब अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन s में हो गए, 3p मतलब अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो 5 इलेक्ट्रॉन अपन ऐसे फिल करेंगे। तो यहाँ पे अगर क्लोरीन को देखोगे तो क्लोरीन का तो अपने पास क्या है, ये p वाला ऑर्बिटल है जिसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है। हाइड्रोजन को देखोगे तो इसके s जो ऑर्बिटल है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक अपने पास इसका इस वाले ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो बेसिकली अपन जो ये बोल रहे थे ना कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, वो एक तरीके से ऑर्बिटल का ही ओवरलैपिंग होता है। मतलब अपने पास क्या होगा, हाइड्रोजन एटम आएगा और इधर से अपने पास जो है क्लोरीन एटम आएगा। तो हाइड्रोजन में तो अपने पास क्या है, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, दैट इज 1s। तो ये अपने पास हाइड्रोजन का क्या हो गया, 1s। इसमें अपने पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको तुम मान लो कि डॉट से दिखा दिया अभी। ठीक है, क्लोरीन के पास देखोगे तो वैसे काफी सारे ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन सबसे बाहर जो ऑर्बिटल रहेगा कौन सा रहेगा, 3p सबसेल रहेगा। और 3p सबसेल में भी अपने पास क्या है, जो ये एक ऑर्बिटल है जो कि कुछ भी हो सकता है, px py pz। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक, तो इस वजह से वो एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है इसमें। तो ये अपने पास 3p ऑर्बिटल है, तो अपन मान लेते हैं कि 3p ऑर्बिटल अपने पास इस तरीके से है। तो ये जब क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के पास आएगा ना, तो बेसिकली अपने पास क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल अपने पास ओवरलैप कर जाएंगे इस तरीके से।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओवरलैपिंग हो रहा है। मैंने कल भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपने पास कोई पार्टिकल की तरह नहीं सोचना उसको, इलेक्ट्रॉन ये वेव है। अगर मैं बोलता हूँ कि एस में इलेक्ट्रॉन है, तो एस में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि जो अपने पास पूरा स्पेरिकल रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब पूरा स्पेरिकल रीजन एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है, वो एक वेव है, पार्टिकल नहीं है वो। ठीक है, ऐसे ही तो तरीके सर से मैं बोलूँ कि पी का अपने पास इलेक्ट्रॉन है, तो पी का इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो अपन डंबल से बना रहे हैं ना, इस डंबल को पूरे को अपन एक इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्योंकि वो वेव है तो वो वेव की फॉर्म में इस पूरे डंबल में प्रेजेंट एक तरीके से। तो अपन हाइड्रोजन के लिए बोल रहे हैं कि अपने पास एस ऑर्बिटल है, मतलब हाइड्रोजन का जो एस इलेक्ट्रॉन था वो इस तरीके से पूरा फैला हुआ है। ठीक है, और क्लोरीन की अगर अपन बात करें तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाने वाला है यही इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि इस ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख सकता है, उसकी ऐसी टेंडेंसी है। तो ये अपने पास 3p सबसेल है, मतलब 3p सबसेल मतलब जो 3p का इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा डंबल की शेप में। तो जब ये हाइड्रोजन अपने पास क्लोरीन की तरफ आ रहा है, क्लोरीन जब अपने पास हाइड्रोजन की तरफ आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन का एस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और क्लोरीन का ये पी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये आपस में दोनों मर्ज कर जाएंगे, दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। मर्ज करने का मतलब तो हो गया पूरा एक दूसरे में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, आपस में दोनों एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएगा। मतलब बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड तुमको कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ ऐसा कुछ दिखेगा। ये दोनों आइटम्स तुमको एक साथ दिखेंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड तुमको थोड़ा ऐसा दिखेगा कुछ। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ओवरलैप कर गए दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सर इसी तो ये जो ओवरलैपिंग इधर को का लोब था, सर हाँ इसी ओवरलैपिंग को अब ऑफसेट और डुप्लेट बोलते हैं। नहीं, उस पे अपन आएंगे, उसका क्या मतलब है। तो ये इस तरीके से अपने पास ओवरलैपिंग हो रही है सर कि जो एक एटम दूसरे एटम के पास आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के इतने पास आ जा रहे हैं कि दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जा रहे हैं, आपस में ओवरलैप हो जा रहे हैं, आपस में मिक्स हो जा रहे हैं। हाँ बोलो। सर तो जैसे सर ये भी है कि जैसे जैसे दोनों की सर स्पिन में क्या होता है सर फिर? स्पिन में क्या होता है सर मतलब? क्योंकि सर दोनों तो क्लॉकवाइज स्पिन है ना सर। नहीं नहीं, स्पिन पे अपन आगे आएंगे, अभी मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझो तुम, ओवरलैपिंग को। स्पिन अपन ओके देख सर, लेंगे क्या। ओके सर सर। अगर हमने इस मॉलिक्यूल का फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम निकालेंगे वो जो ग्राफ बनता है, तो फिर जो जहां पे ओवरलैप हो रहा है उसके पीछे तो प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड पे तो अब जीरो हो जाएगी क्या प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की, या फिर मतलब जीरो के पास में काफी होगी बस? हाँ, जीरो के पास में जो बोल रहे हो वैसा अपन बोल सकते हैं। थ्योरेटिकली अगर अपन बोले तो किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक हर जगह प्रेजेंट हो सकता है। मतलब अगर तुम थ्योरेटिकली बोलोगे तो वो पीछे भी रहेगा। अपन ये भी पढ़ेंगे जब क्वांटम नंबर पढ़ेंगे ना, तो एस का जो इलेक्ट्रॉन अपन ने दिखाया ना, तो ये वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ऐसे बाकी जगह भी कुछ कुछ हो सकती है, ऐसे अपन देखोगे तो ऐसे डॉट डॉट बनाएंगे अपन वहाँ पे, कि बाकी एरिया में भी हो सकती है या बाकी वॉल्यूम में भी हो सकती है। तो ये अलग डिस्कशन, इस पे आते हैं अपन। ठीक है, तो अपने पास बेसिकली कहने का मतलब है, मैंने पूरा डिस्कशन जो लिया है, तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा था कि तुमको थोड़ा फील भी है कि जब दो एटम्स अपने पास बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कहाँ से आया उसकी अपन बात कर चुके हैं। तो जो दो एटम बॉन्ड बनाने जा रहे हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसलिए वो एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, और वो इतने पास आ जाएंगे कि दोनों के बीच क्या हो जाएगा, जो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड से वापस में ओवरलैप कर जाएंगे। तो उसी ओवरलैपिंग को अपन क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। तो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड बनने का तरीका होगा कि जो दो एटम्स आते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, और इतने पास आ जाएंगे कि अपने पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। तो अभी जो अपने पास यहाँ पे था हाइड्रोजन का जो एस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो एक इलेक्ट्रॉन से था, और क्लोरीन का जो पी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो भी एक ही इलेक्ट्रॉन की वजह से था। लेकिन अभी क्या हुआ, ये तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा मिक्स हो गया, अब तो तुम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो अपन ये मानेंगे कि ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इधर वाला जिसका ओवरलैपिंग हुआ, इस पे क्लोरीन के न्यूक्लियस का भी अट्रैक्शन रहेगा, मतलब इसके क्लोरीन के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में आ जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, क्लोरीन के पास भी है, हाइड्रोजन के पास भी है। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में अब दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, इस वाले को भी देखोगे ये भी उसी में काउंट होगा पूरा। तो ये क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन है और साथ के साथ हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा कुछ अपने पास है। ठीक है, तो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड अपने पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग से बन रहा है, जो अपन ने यहाँ पे बोला है। कहाँ गया डेफिनेशन,
अच्छा ये तो अपन इसी तरह डिफाइन किया है कि दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप कर गया मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, या फिर ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ऑर्बिटल्स। तो ये क्लियर है क्या तुमको कोवलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन? यस सर। चलो तो यहाँ पे अपन थोड़ी सी और बात करते हैं। तो तुमने पढ़ा ही होगा, पता ही होगा इतना तो, कि सिंगल बॉन्ड अपन बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है। वापस वही बात हमको याद करने वाली बात हो गई है कि सिंगल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि अपने पास जो दो एटम है बॉन्ड में ए एंड बी, तो ए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। तो अपने पास दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अगर बॉन्ड बनता है तो उसको अपन बोलते हैं क्या, सिंगल बॉन्ड। तो एक तरीके से यहाँ पे अपने पास क्या है, शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा एक और चीज यहाँ पे देख लो कि जब भी अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, दो एटम्स के बीच अगर सिर्फ एक बॉन्ड है, तो पहला बॉन्ड जब भी बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्यों बनेगा इसका अपन डिस्कशन करेंगे, एक थ्योरी अपन पढ़ेंगे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहां पे अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही क्यों बनता है। तो अभी तो ध्यान रखना है फिलहाल कि जब भी अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, दैट इज एक बॉन्ड। अच्छा अपन ये जो बनाते हैं इस रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि इस तरीके से, जैसे मैंने एक लाइन बनाई ना, ये इस एक लाइन का मतलब क्या है कि इसके कॉर्नर पे एक इलेक्ट्रॉन, इसके कॉर्नर पे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ऐसा नहीं है कि मैंने ए को पकड़ा, बी को पकड़ा और दोनों को पकड़ के रस्सी से बांध दिया तो बॉन्ड बन गया। वो एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अपन ने अभी समझा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आ रहा है उसकी भी अपन ने बात की। तो ये तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। हाँ तो ये सिंगल बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग रहेगा, और सिंगल बॉन्ड है मतलब वहां पे सिग्मा बॉन्ड है। जो बॉन्ड बना हुआ है वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। ये बॉन्ड्स का टाइप होता है, इसको अपन आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल तो याद रखो, क्योंकि अपन अभी स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब करेंगे। क्योंकि एग्जाम में आते हैं कि कोई मॉलिक्यूल तुमको दे देगा, पूछेगा कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, तो उस तरीके का डिस्कशन अपन पहले ही कर लेंगे। और सिग्मा और पाई बॉन्ड को अपन थोड़ा लेट से पढ़ेंगे, तो अभी तो याद कर लो फिलहाल के लिए। तो वैसे चीजें पता भी होगी तुमको। इसी तरह अपन एक नाम देते हैं कि डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का मतलब अपने पास होता है कि जो दो एटम हैं, दैट इज ए एंड बी, जिनके बीच बॉन्ड बनने जा रहा है, तो ए के भी दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और बी के भी दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और दो दो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शेयरिंग होगा दोनों की तरफ से। यस सर। तो दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, मतलब टोटल क्या हो गया, चार इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन लिखेंगे शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, की ए के भी दो इलेक्ट्रॉन है, बी के भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब अपने पास डबल बॉन्ड बनता है तो वहां पे अपन ये बोलते हैं कि जो एक बॉन्ड है वो तो अपने पास रहेगा क्या, सिग्मा बॉन्ड, और एक बॉन्ड है अपने पास क्या रहेगा, पाई बॉन्ड। देखो दो एटम्स के बीच का मैक्सिमम एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा है एक पाई है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे एक सिग्मा है और दो पाई है। तो दो एटम्स के बीच मैक्सिमम 1 सिग्मा बन सकता है, और पहला बॉन्ड जो बनता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। ये है अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास बात होगी किसकी, डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड मतलब चार इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, एक बॉन्ड वहां पे सिग्मा बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड अपने पास पाई बॉन्ड रहेगा। अच्छा ये जरूरी नहीं होता है कि नीचे वाला बॉन्ड सिग्मा है ऊपर वाला बॉन्ड पाई है, इसको तुम कैसे भी बोल सकते हो, लेकिन जनरली अपन ऐसे लिख देते हैं कि नीचे सिग्मा है ऊपर पाई है। ये लिखने का तरीका है, लेकिन तुमको बोल दे कि नीचे ही सिग्मा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ये बोलने का तरीका है, तो कुछ भी बोल सकते हो। तो जैसे पुराने लोग बोलते आ रहे हैं वैसे अपन भी बोल देते हैं। बाकी अगर तुम लिख दो कि ऊपर सिग्मा है नीचे पाई है तो कोई तुम्हारी नंबर नहीं काट सकता, वो कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये हो गया अपने पास डबल बॉन्ड। सर हाँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ नेमिंग का तरीका है या फिर डिफरेंस है कुछ? नहीं 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 नहीं, बॉन्ड बनने का तरीका भी अलग अलग है, तो वही तो बोला आगे पढ़ेंगे ना अपन ये चीज। तो ओके एक कंसेप्ट आएगा अपने पास वीबीटी, वहां पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास ट्रिपल बॉन्ड की अपन बात कर रहे हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब है कि ये दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, तो ए बी जो है 3 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, बी भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन की दोनों शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो गया। तो अपने पास यहाँ पे हो गया ट्रिपल बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स,
बिटवीन टू एटम्स, उसको अपन ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, तो जब भी अपने पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो जैसे मैंने बोला कि दो एटम्स के बीच क्या है, मैक्सिमम एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। तो यहाँ पे एक तो रहेगा सिग्मा बॉन्ड, मतलब ऐसे मान लो कि नीचे वाला क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, 2 pi bond. और बाकी जो दो बॉन्ड अपने पास है वो क्या रहेंगे, पाई बॉन्ड। ये भी पाई बॉन्ड है और जो है नीचे है ये भी पाई बॉन्ड है। तो एक तरीके से अपने पास क्या हो गया, 2 पाई 1 सिग्मा। यहाँ पे अपने पास क्या था, 1 पाई 1 सिग्मा। तो फिलहाल तो ये तुमको याद रखना है एज अ इंफॉर्मेशन, बाद में अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों एक सिग्मा बनता है दो एटम्स के बीच, और पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही क्यों बनता है। तो रीजन वगैरह अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास बात होगी कि अगर दो एटम्स के बीच 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसको अपन ट्रिपल बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 3 लाइनें से बना देते हैं। तो 3 लाइन का मतलब कि इस वाले एटम से भी जो कॉर्नर है 3 डॉट, इधर भी अपने पास 3 डॉट, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दोनों से आ रहे हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। डबल बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, और सिंगल बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, और बॉन्ड हमेशा 2 एटम के बीच ही बनेगा, 2 एटम्स। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। तो ये अपने पास हो गया। अब नेक्स्ट अपने पास जो है, ये तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, तुमको ध्यान रखना है, जो अपने पास आगे क्वेश्चंस बनाने में यूज आएगी, क्योंकि आगे अपन ये लेंगे क्या, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ अपन ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेंगे, कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, उस टाइप के क्वेश्चंस जो आएंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया अपने पास थ्योरीज रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि एटम, जब लोगों को पता चला कि एटम करके कुछ होता है या हर मैटर जो है एटम से बना हुआ है, तो लोगों ने जानना चाहा कि एटम होता क्या है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरीज आई, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल। उसके बाद अपन ने देखा कि बीच में कुछ लोग आए थे, जैसे डी ब्रोगली आया, तो उसने बोला कि वेव नेचर, पार्टिकल नेचर दोनों कंसीडर करो। फिर हाइजेनबर्ग बोला कि अपन एग्जैक्टली नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसमें अपन को अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी थ्योरी के हिसाब से अपन बात कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे थ्योरीज को अपन ने कंबाइन करके फिर फाइनली अपन लास्ट निष्कर्ष पे निकले कि अपने पास एटम वास्तव में ऐसा होता है जो अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अपन क्वांटम नंबर्स पढ़ चुके हैं, तो अपने को पता है कि वास्तव में एटम के अंदर क्या होते हैं, सेल होते हैं, सेल में सब सेल्स होते हैं, सब सेल में अलग अलग तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे ही जब बॉन्ड्स के बारे में पता चला कि कुछ तरीके के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिनके थ्रू अपने पास एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो लोगों ने एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग कंसेप्ट दिए कि कोवेलेंट बॉन्ड वास्तव में होता क्या है, क्यों होता है, कैसे बनता है, उसके पीछे रीजन क्या है। हाँ बोलो सर, कोई वेटिंग रूम नहीं है। अच्छा, तो पहला जो अपने पास आता है ये है अपने पास क्या, लुईस थ्योरी। इसी को अपन ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं, जो तुमने 10th क्लास तक पढ़ा है, ऑक्टेट रूल। तो सबसे पहले लुईस आया था, जिसने अपने पास बताया था कि बॉन्ड अपने पास क्यों बन रहा है, उसका रीजन उसने देने की कोशिश की थी, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसने कुछ रूल्स वगैरह दिए थे कि इस हिसाब से अपन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो उन सब पे अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला अपने पास लुईस थ्योरी है या ऑक्टेट रूल, इसी को बोलते हैं अपन ऑक्टेट रूल। इसी ने दिया था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बन रहा है, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए बॉन्ड बन रहा है। सेकेंड अपने पास क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये है अपने पास। थर्ड जो अपने पास आएगा, इसमें आएगा अपने पास VS EPR थ्योरी। VSPR थ्योरी, तो इसका फुल फॉर्म अगर अपन लिखें तो ऐसा कुछ आएगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो नाम से रिलेटेड है, लेकिन बाद में एक्सप्लेन करेंगे अपन कैसे हैं। अभी तो फिलहाल नाम लिख ले रहे हैं ताकि अपने को आइडिया रहे कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो अगला जो अपने पास में आता है वो आता है अपने पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT।
ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या ऑर्बिटल थ्योरी, तो शॉर्ट में इसको MOT लिखते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास 4 थ्योरीज है जिनके बारे में अपने को बात करनी है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने पास जो मेनली अपन कोवेलेंट बॉन्ड का आइडिया लेते हैं वो VBT थ्योरी और MOT थ्योरी, इसी के बेसिस पे अपन लेते हैं। VBT अपने पास पूरा सिलेबस में है, अपने को पूरा पढ़ना पड़ेगा। MOT जो है अपने पास पूरा सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एटॉमिक नंबर 10 तक, मतलब क्या हो गया अपने पास ये नियोन तक, वहां तक अपने पास है, मतलब उनसे बनने वाले कंपाउंड्स, वो भी डायटोमिक कंपाउंड्स, मतलब जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो गए, H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, या इनके बनने वाले आयंस हो गए, इन्हीं सब के बारे में अपन बात करते हैं। तो ये अपने पास बस एलिमेंट्री है MOT अपने पास। सर साइंटिफिक कम्युनिटी में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कोई है या फिर ये दोनों मतलब इक्वली एक्सेप्टेड है? मतलब इक्वली अगर ये तुमको डिसाइड करना तो अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बोल सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा, अच्छे okay. रीजन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी खराब नहीं है, अपन उसी को पढ़ेंगे, उसी के हिसाब से अपन सारा डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ज्यादा अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पाती है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं इसमें, तो अपने सिलेबस में उस वजह से ज्यादा नहीं है। VBT थोड़ा सिंपल है और इससे भी काफी अच्छी खासी तरीके से अपन चीजों को समझा सकते हैं। और जो VSPR थ्योरी है उसको तुम VBT में ही इंक्लूड कर सकते हो, मतलब VBT प्लस VSPR को मिला दोगे तो तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। और साथ में इसमें एक और कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो इन 3 कंसेप्ट को तुम मिला दो तो तुम्हारे सारे काम बन जाते हैं। तो पहला अपने पास है लुईस थ्योरी या ऑक्टेट रूल। ये अपने पास वैसा ही था जैसा अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, क्या, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि इसने कुछ पॉइंट्स दिए, बाद में सारे क्या हो गए, फेल हो गए। तो इसके साथ भी यही हुआ कि इसने बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन बाद में वो फेल हो गया कि ऐसा कुछ वास्तव में है नहीं। मेन रीजन उसका ये था कि अपने पास उसको एनर्जी रिलीज करना था एटम को, तो वो मॉलिक्यूल बना रहा था। तो ये काफी इनिशियल स्टेट का थ्योरी है, काफी इनिशियली दिया गया था, लुईस थ्योरी सबसे पहले दिया गया था। तो इसने सिंपली यही बोला था कि 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाह रहा है, इसलिए वो कंपाउंड बना रहा है, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। और तो बाद में क्या हो गया, ऑब्वियसली फेल हो गया, क्योंकि काफी सारे कंपाउंड्स हैं जो अपन आगे स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे, जिनमें किसी पर्टिकुलर एटम को देखोगे तो उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये फेल हो गई थी पूरी तरीके से। लेकिन इसने अपने पास स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ रूल्स दिए थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो स्ट्रक्चर बनाने में आज भी इसी के पॉइंट्स को यूज किया जाता है, उनको थोड़ा मॉडिफाई करके यूज किया जाता है। तो सबको डिस्कस करेंगे अपन। तो पहला अपन इसी को डिस्कस करेंगे, लुईस थ्योरी, कि क्या क्या उसने बोला था इसमें। वो जैसे मैंने बोला कि स्ट्रक्चर अपने पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इसने कैसे स्ट्रक्चर बनाने को दिया था, क्योंकि अपन उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो इसमें पहला हेडिंग यही डालना, लुईस थ्योरी। और आई थिंक 10 तक यही आता है, ऑक्टेट रूल ही आता है। ये तो पढ़ा होगा ना तुमको, 8 इलेक्ट्रॉन रखना है इसलिए बॉन्ड बना रहा है। यस सर। यस सर। हाँ, तो लुईस थ्योरी अपने पास है। तो देखो लुईस ने अपने पास क्या बोला था, जो अपन ने सबसे स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, ये वाला। तो उसने इसी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अपना थ्योरी दिया था। तो उसने देखा कि अपने पास जो ज्यादातर एलिमेंट्स है वो सब तो क्या कर रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब ज्यादातर अपने पास कंबाइंड फॉर्म में मिल रहे हैं, वहां पे एटम्स आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल्स बना दे रहे हैं। लेकिन उसने देखा कि जो इनर्ट गैस है वो एटॉमिक फॉर्म में मिल रही है। तो उसने देखा कि इनके बीच कुछ डिफरेंस होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो उसने बोला कि अपने पास जो इनर्ट गैस है ना, इनके पास क्या होता है, NH2 NP6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि अपने को पता है कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब एक तरीके से NH2 NP6 मतलब अपने पास क्या हो गया कि जो वैलेंस सेल रहेगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, S में 2, P में 6। तो यहीं से उसको आइडिया आया कि इनर्ट गैस जो है वो कंपाउंड्स नहीं बना रही है, वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि उनके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP6, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसने इसी को रूल बना दिया कि अपने पास बाकी एटम्स कंपाउंड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनके पास NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो वो भी चाह रहे हैं कि उनके पास क्या हो जाए, NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, इसलिए वो कंबाइंड होके मॉलिक्यूल्स बना देते हैं या बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने एक्सप्लेन किया था कि कंपाउंड क्यों बन रहे हैं, क्योंकि वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, और कोई रीजन नहीं है। तो ये कहना था इसका। तो यहाँ पे अपन यही सब लिखेंगे जो मैंने अभी बोले पॉइंट्स, कि तो लिख देता हूँ, हाँ, कि according to this concept, according
to this covalent bond is formed between atoms so that each atom can have या can completes, ऐसे लिख लो, can complete its octet, कि हर एटम क्या कर सके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए इसने बोला था क्योंकि कंप्लीट करता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, तो वहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसने यही बोला था कि अपने पास कंबाइंड हो रहे हैं, मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एटम्स हैं, बॉन्ड बन रहे हो, इसलिए बन रहे ताकि वो क्या कर सके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब वैलेंस सेल में, हाँ सर लिथियम से डुप्लेट बनाता है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम। अरे वो तो मेटल है ना, तो आप तो मेटेलिक बॉन्डिंग हो गया, अपन तो अभी कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना। आया समझ में? यस सर। हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। लिथियम तो मेटल है, तो वहां तो मेटेलिक बॉन्डिंग हो गई, अभी तो अपन बात ही कोवलेंट बॉन्ड की कर रहे हैं। हाँ, कि वैलेंस सेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाह रहा है। तो ये हो गया अपने पास, क्यों रखना चाह रहा है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH26, मतलब वहाँ पे क्या होगा, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो चाहो तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो कि so that each atom can complete its octet या फिर to obtain inert gas configuration। तो इसको चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको भी अपन लिखा देंगे पॉइंट बना के आगे। तो अपन लिखा कि हाइड्रोजन के अलावा, तो हाइड्रोजन अपने पास क्या होता है, हाइड्रोजन completes its duplet। ड्यूप्लेट मतलब वही 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो इसका वैलेंस सेल क्या होता है, फर्स्ट सेल होता है जिसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसने हाइड्रोजन के लिए बोल दिया कि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो ड्यूप्लेट मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, इसको ऐसे लिख लो, इन वैलेंस सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, वैलेंस सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि अपने पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेल। हाँ, तो ये है अपने पास। तो ये हो गया अपने पास। एक और पॉइंट इसमें लिख लो, तो अपनी इनर्ट गैस वाला भी लिख लेंगे। तो लुईस ने साथ में एक और पॉइंट बोला था, किसी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब 2 एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो सबसे बार वही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ही। तो ओनली वैलेंस सेल, क्योंकि अगर वैकेंट ऑर्बिटल वगैरह रहेगा तो वैलेंस सेल में ही मिलेगा। इनर वाले तो कंप्लीट होंगे, इसलिए तो अपने पास क्या हो, बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन्स आए। तो अपने पास वैलेंस सेल, या उसको अपन कभी कभी ये भी बोलेंगे आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर है, आउटर मोस्ट सेल, और जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो वही हो गया एक तरीके से वैलेंस सेल। ओनली वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स will participate in the process of bond formation, अच्छा, इसको पूरा वही लिख देते हैं कि and according to Lewis theory, bonds are formed by, ऐसे लिख लो, formed by atoms, bonds are formed by atoms to obtain inert gas configuration, that is 8 electron in valence cell। तो वही बात होगी। तो ये पॉइंट भी लिख लो कि कभी कभी वो इस फॉर्म में भी दे देता है।
तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन बात कर रहे थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब पहली बात तो लुईस स्ट्रक्चर तो समझ में आता है कि लुईस ने दिए थे रूल्स, इसलिए अपन उसको बोल देते हैं लुईस स्ट्रक्चर। डॉट इसलिए इन्वॉल्व करे क्योंकि लुईस ने जो स्ट्रक्चर बनाई थी ना, उसने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया था, ये डॉट, तो इसलिए अपन नाम दे रहे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया अपने पास। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, उन्हीं के स्ट्रक्चर्स बनाते हुए मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से अपन स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाएंगे। तो ये हैं अपने पास कुछ एग्जांपल्स, लिखो, इन सब के अपन स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। जैसे अपने पास क्या हो गया, BeCl2, और अपने पास हो जाएगा जैसे यहाँ पे BX3, या इसको तुम ऐसे नहीं करके Bi3 कर लो, आयोडीन है, ठीक है। और अपने पास हो जाएगा क्या, CF4, सर एक्स क्या होता है? H2O। X मतलब हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्लोरीन भी हो सकता है वहाँ पे, सर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। हाँ सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर सर आपका दो कोवेलेंट और आयनिक दोनों के लिए होता है या सर बस कोवेलेंट होता है सर? कोवेलेंट ही पढ़ लेना यार, कोवेलेंट के लिए आएगा। ओके। आयनिक कंपाउंड का कोई स्ट्रक्चर थोड़ी होता है, मतलब ऐसे कोई बॉन्ड थोड़ी होता है, वहाँ पे डायरेक्ट अट्रैक्शन है। चलो उस पर बाद में आएंगे, अभी तो अपन इसी को देख लेते हैं। हाँ, कि BCl2, Bi3, BF4, H2O, CO2, H3PO4, H2SO4, इसमें तुम्हें एक और इन्वॉल्व कर लो SO4 2-, इसका एनाइन ले लो, और यहाँ पे तुम ले लो एक SO3, एक ले लो तुम SNF3, एक ले लो तुम, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा COF2। तो ये अपन ने अभी स्टार्टिंग में कुछ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इनकी स्ट्रक्चर अपने को बना के देखनी है। बाकी मैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दूंगा, इनकी तुमको कुछ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ की मैं क्लास में करा के दिखाऊंगा। तो इनकी बात करते हैं, ठीक है। और अब अपन देखते हैं कि अगर अपने पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है तो उसका स्ट्रक्चर अपने को कैसे बनाना है। तो जैसे अपने पास क्या हो गया, हाँ, तो जो अपने पास मॉलिक्यूल गिवन होता है ना, उसमें अपने को पता है कि एक से ज्यादा एटम्स रहेंगे। तो एक से ज्यादा एटम्स रहेंगे मतलब एक से ज्यादा टाइप के अगर एटम्स है, तो वहां पे तुमको एक सेंट्रल एटम डिफाइन करना पड़ता है। पहले मैं समझा देता हूँ सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम का मतलब क्या है। तो जैसे अपन को एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने मान लो कि ले लिया क्या, NH3। तो NH3 अपने को पता है क्या है, अमोनिया। तो अभी मैं इसका स्ट्रक्चर फिलहाल के लिए तो बना दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है। मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम क्या होता है। सेंट्रल एटम अपने को डिसाइड करना है, फिर सराउंडिंग एटम्स जो रहेंगे उनको अपने को सेंट्रल एटम से कैसे कनेक्ट करना है। तो जब भी स्ट्रक्चर बनाना होता है, अगर स्ट्रक्चर में अपने पास एक से ज्यादा एटम्स हैं, एक से ज्यादा टाइप के एटम्स हैं, जैसे यहाँ पे देखोगे तो अपने पास क्या है, बेरिलियम है, क्लोरीन है, बोरोन है, आयोडीन है, कार्बन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन। तो जब इस तरीके से एक से ज्यादा टाइप के एटम्स आ जाएंगे तो वहां पे तुमको देखना पड़ेगा कि कौन सा सेंट्रल एटम है और कौन सा सराउंडिंग एटम है। तो पहले अपन समझ लेते हैं सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम में डिफरेंस क्या है। तो जैसे अपने पास NH3 है, तो NH3 का स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूँ अभी, इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ आता है। तो देखो, नाइट्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, यही अपने को सीखना है कैसे हो रहे हैं। और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम वो होता है जिसके साथ बाकी एटम्स कनेक्ट होंगे। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो तीनों हाइड्रोजन है वो अपने पास किससे कनेक्ट हो रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब बाकी एटम्स जिस एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं क्या, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, इसको अपन CA लिखेंगे जनरली शॉर्ट में। और जो एटम सेंट्रल एटम्स के साथ कंबाइंड हो रहे हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, सराउंडिंग एटम्स। तो ये भी अपने पास एक सराउंडिंग एटम हो गया, ये अपने पास एक सराउंडिंग एटम हो गया। पूरा लिख देते हैं एक बार, तो सराउंडिंग एटम, या कुछ लोग इसको आउटर एटम भी बोल देते हैं। तो बोलने का तरीका तो कुछ नहीं है, आउटर एटम। तो सेंट्रल एटम मतलब जिसके साथ बाकी एटम्स क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, उसको अपन सेंट्रल एटम बोलेंगे। और बाकी जो एटम्स है उनको अपन सराउंडिंग एटम्स बोलेंगे। मतलब अपने को जो मॉलिक्यूल गिवन है उसमें एक एटम ऐसा रहेगा जिसके साथ बाकी एटम्स क्या होंगे, आके कंबाइंड होंगे। तो उस एटम को अपन नाम देंगे क्या, सेंट्रल एटम। और बाकी एटम्स को अपन नाम देंगे क्या, सराउंडिंग एटम। तो वही सेम तरीके से सराउंडिंग एटम को अपन क्या लिख सकते हैं, SA। और इसको या फिर आउटर बोल रहे हो तो आउटर एटम मतलब OA। वो मैं कॉमनली सराउंडिंग एटम ही यूज करता हूँ,
तो अपन ये यूज करेंगे, मतलब तुम भी ये यूज करोगे, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम। कुछ लोग आउटर भी बोल देते हैं, तो अगर कोई बच्चा तुमको मिले दूसरे बेच कर बोले आउटर एटम, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सराउंडिंग एटम ही है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। तो जब भी अपने को कोई मॉलिक्यूल गिवन है तो उस मॉलिक्यूल में अपने को ये पता करना होता है कि सेंट्रल एटम क्या है, क्योंकि जब सेंट्रल एटम तुमको पता चल जाएगा तो बाकी एटम्स को उसी के साथ तुमको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहला काम अपने पास होता है सेंट्रल एटम को फाइंड करना। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल गिवन है तो वहां पे सबसे पहला काम अपने पास रहेगा सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम की गिवन मॉलिक्यूल में कैसे अपन सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करें। इन गिवन मॉलिक्यूल, चाहो तो पूरा लिख लो, इन गिवन मॉलिक्यूल। तो स्ट्रक्चर बनाना आना ही चाहिए, अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते केमिस्ट्री में, स्पेशली फिजिकल और इनऑर्गेनिक में। तो जनरली अपने पास ये रूल्स रहेंगे, देखो क्या। तो ये आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, मतलब नेक्स्ट जब भी होगा तो उसमें अपन स्ट्रक्चर बनाना ही सीखेंगे। तो कोशिश करना है कि इन दोनों लेक्चर को तुम अटेंड करो ही सही, क्योंकि आगे भी अपन जब डिस्कशन करेंगे तो स्ट्रक्चर तो अपन हर बार बनाएंगे। अगर यही चीज तुमको नहीं आएगी कि सेंट्रल एटम के साथ सराउंडिंग एटम को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो कोई तुमको नहीं बचा सकता फिर। तो सेंट्रल एटम फाइंड करने का तरीका होता है, सबसे पहले तो पहला पॉइंट ये रहेगा, इसी रेफरेंस में तुमको चेक करना है कि जो मॉलिक्यूल अपने को गिवन है उस मॉलिक्यूल में जो एटम सबसे कम नंबर में प्रेजेंट है, या जो एलिमेंट सबसे कम एटम में सबसे कम नंबर में प्रेजेंट है। तो एटम प्रेजेंट इन लीस्ट नंबर, जो सबसे कम नंबर में है जनरली वही अपने पास क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। अब अपने पास ऐसा हो जाए, या फिर अपन साथ के साथ उन एग्जांपल्स को देखते हुए चलते हैं। तो अपन ने बोला कि अगर अपने पास एक से ज्यादा टाइप के एटम्स हैं तो जो एटम सबसे कम नंबर में रहेगा वही अपने पास क्या रहेगा, सेंट्रल एटम रहेगा। तो इसी पॉइंट के हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पे कितने एटम्स का सेंट्रल एटम अपन निकाल पाते हैं, या कितने मॉलिक्यूल में अपन सेंट्रल एटम फाइंड कर पाते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, बेरिलियम है और क्लोरीन है। तो बेरिलियम तो अपने पास एक है, क्लोरीन अपने पास कितने हैं, 2 हैं। तो कम नंबर में कौन है, बेरिलियम, मतलब सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या रहेगा, बेरिलियम। इसी तरीके से देखो कि Bi3 में, तो Bi3 में अपने पास बोरोन 1 है, आयोडीन अपने पास 3 है। तो बोरोन कम नंबर में, मतलब बोरोन क्या हो गया, सेंट्रल एटम। यहाँ पे कार्बन है 1, फ्लोरीन है 4, तो सेंट्रल एटम अपने पास क्या हो जाएगा, कार्बन। यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो सेंट्रल एटम अपने पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो सेंट्रल एटम कार्बन। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो फॉस्फोरस। हाँ, हाइड्रोजन 3 है, फॉस्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो सेंट्रल एटम अपने पास क्या हो गया, मोनोऑक्साइड में फॉस्फोरस। उस पे भी आएंगे, भी रुको तो सही यार, अभी तो एक ही पॉइंट अपन लिखा ना। हाँ, नेक्स्ट अपने पास आ जाओ कि H2SO4, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, तो सल्फर अपने पास क्या होगा, सेंट्रल एटम। यहाँ पे भी देखोगे तो अपने पास क्या है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी सल्फर ही रहेगा। और सेम तरीके से यहाँ पे भी सल्फर रहेगा। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, फ्लोरीन भी है। सल्फर 1 है, नाइट्रोजन 1 है, फ्लोरीन 3 है। तो सल्फर और नाइट्रोजन का नंबर सेम होगा। तो जब नंबर सेम हो जाएगा तब अपन क्या देखेंगे, तो सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेकंड पॉइंट अपन लिखेंगे ना, तो सेकंड पॉइंट अपने पास ये रहेगा कि जब अपने पास क्या हो जाए, नंबर ऑफ एटम सेम हो जाए 2 एलिमेंट के लिए, कि जैसे ये वाला एग्जांपल था अपने पास, तो इसमें अपने पास क्या है, सल्फर भी 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है। अगले वाले में देखोगे तो कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, फ्लोरीन तो 2 है। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों 1-1 है। तो इसमें देखना पड़ेगा अपने को कि कार्बन रहेगा या ऑक्सीजन रहेगा, नंबर तो दोनों का सेम हो गया। तो इस तरीके से जब अपने पास क्या हो जाए, नंबर सेम हो जाए, तब अपन फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम होता है, तो एटम हैविंग लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो मैं जनरली ये 2 पॉइंट ही लिखवाता हूँ,
ये काफी सारे लोगों को देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट लिखा देते हो, 3 4 5 पॉइंट लिखा देते हैं। तो अपन जितने भी मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे या तुम आगे जितने भी मॉलिक्यूल्स वगैरह पढ़ने जा रहे हो तो सब में इन दोनों पॉइंट से तुम्हारा काम बन जाएगा, बाकी पॉइंट्स इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। कुछ लोग तीसरा पॉइंट लिखा देते हैं कि साइज क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा ऑब्वियस सी बात है कि उसका साइज ज्यादा रहेगा, तो ऐसे तुम रिलेट कर सकते हो उसको। तो ये 2 पॉइंट तुमको ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट से तुम्हारे सारे आंसर्स बन जाएंगे, तो एक्स्ट्रा चीजें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना कराया जाएगा। और कभी ऐसा होता नहीं कि तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि पॉइंट लिखो कि सेंट्रल एटम अपन कैसे डिफाइन करते हैं एक मॉलिक्यूल में, तो डायरेक्ट तुमसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पूछेगा ना, ये क्यों पूछेगा। तो ये है अपने पास तो जब अपने पास क्या हो जाएगा, नंबर सेम हो जाएगा, तब अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाएंगे। अगर नंबर का डिफरेंस है तो नंबर के हिसाब से देखेंगे, मतलब तुमको प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है, पहले फर्स्ट पॉइंट देखना है, अगर वो सेम हो गया तो फिर अपन दूसरे पॉइंट पे जाएंगे जैसे अपन अभी तक कर रहे थे। तो लास्ट के 2 एग्जाम्पल में अपने पास दिक्कत आ रही थी, तो अब यहाँ पे बताओ कि सल्फर भी अपने पास क्या है, 1 है, नाइट्रोजन भी अपने पास 1 है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का। तो सेंट्रल एटम अपने पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया, मेरे को लगा तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद ही नहीं होगी, चलो याद तो है एटलीस्ट। हाँ, इसी तरीके से कार्बन ऑक्सीजन का नंबर तो सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कम है, कार्बन का। कार्बन का। तो सेंट्रल एटम अपने पास क्या हो जाएगा, कार्बन। तो इस तरीके से अपने को सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना होता है एक मॉलिक्यूल में। तो अभी तक अपने जितने मॉलिक्यूल्स लिए थे उन सब में अपने सेंट्रल एटम फाइंड कर लिया। तो जैसे अपने बोला कि सेंट्रल एटम अपने पास ऐसा एटम होता है जिसके साथ सराउंडिंग एटम आके कनेक्ट होता है। तो सराउंडिंग एटम्स जो हैं अपने पास, जैसे पहले मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ पे बेरिलियम सेंट्रल एटम हो गया, तो ये जो 2 क्लोरीन है ये अपने पास क्या है, सराउंडिंग एटम्स है। तो अब बेरिलियम के साथ क्लोरीन को कैसे कनेक्ट करेंगे, इसके रूल अपने को देखने हैं, ठीक है। तो अगला रूल अपने पास यही रहेगा कि हाउ टू कनेक्ट सराउंडिंग एटम। ये प्योरली याद करने वाले सारे, मतलब स्ट्रक्चर बनाने की तुम या तो बोल सकते हो कि एक ट्रिक की तरह है या फिर कोई मेथड है, तो वो तुमको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। हाउ टू कनेक्ट सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम। तो सिंपल इतना लिख लो कि हाउ टू कनेक्ट सेंट्रल एटम विथ सराउंडिंग, हाउ टू कनेक्ट सराउंडिंग एटम विथ सेंट्रल एटम। तो कैसे कनेक्ट करना है, तो उसका पहला रूल तो अपने पास है कि अगर अपने पास सराउंडिंग एटम जो है या तो वो हाइड्रोजन है या फिर वो हेलोजन है। हेलोजन मतलब वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्स से अपन जनरली हेलोजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एक्स है अपने पास ही कुछ भी हो सकता है, मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है। तो जब भी अपने पास सराउंडिंग एटम में या तो हाइड्रोजन है या फिर अपने पास क्या हेलोजन है, तो वो हमेशा सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से तुमको कनेक्ट करना है। सेकंड, अगर अपन लिखें कि सराउंडिंग एटम में अपने पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो सराउंडिंग एटम में अगर अपने पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को तुमको डबल बॉन्ड से कनेक्ट करना है, एक्सेप्ट 2 केस के अलावा। अब ये 2 केस अपन आगे पढ़ेंगे तो उसी के साथ अपन लिखेंगे, बस तुमको अभी क्या करना है, पॉइंट 1 डालो, उसके लिए स्पेस छोड़ दो, या 1 2 अपन पहले डाल रखे हैं, तो पॉइंट ए डालो, उसके लिए 2 लाइन छोड़ दो, एक और एक ऐसे। फिर पॉइंट बी डालो, उसके लिए भी अपने पास 2 लाइन छोड़ दो, ये अपन बाद में कवर करेंगे जैसे जैसे एग्जांपल लेते जाएंगे। तो पहले एग्जांपल से अपन समझेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से नहीं कनेक्ट करके सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। तो 2 कंडीशन में यहीं पे लिखवा दूंगा, मतलब इसको अपन बाद में पूरा कंप्लीट कर लेंगे लिस्ट को, क्योंकि अभी मैं लिखा दूंगा तुमको समझ में नहीं आएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि अपन एग्जाम्पल से पहले समझे और फिर यहाँ पे कनेक्ट लिख लें बाद में। तो ये इस तरीके से तुमको 2 लाइन छोड़ देनी है दोनों पॉइंट को लिखने के लिए ऑक्सीजन के लिए। तो फिलहाल तो अपन ये पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन को अपने को क्या करना है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट करना है, एक्सेप्ट दीज 2 कंडीशंस, वो अपन बाद में लिखेंगे। तो फिलहाल के लिए तो अभी ये ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीजन आता है तो उसको अपने को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करना है सराउंडिंग एटम की तरह। थर्ड अपने पास लिखना कि अगर पास क्या हो जाए, सराउंडिंग एटम में नाइट्रोजन आ जाए, तो नाइट्रोजन को अपन कनेक्ट करेंगे किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। तो ये इतनी सी चीजें अगर तुमको पता है तो तुम्हारे पास जो है स्ट्रक्चर तुम किसी भी मॉलिक्यूल की बना सकते हो, अभी अपन जो पढ़ेंगे उन सब में। तो ये तुम पहले तो लिख लो कि अगर हाइड्रोजन है, हेलोजन है, तो उनको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे। 2 केस अपन आगे लिखेंगे, उसमें एक केस तो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी पढ़ा ही नहीं है तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, जब पढ़ लेंगे तो मैं वापस इसमें लिखवा दूंगा तुमको समझा के अच्छे से। और एक होता है अपने पास ऑक्सी एसिड्स और ऑक्सी एनाइंस की स्ट्रक्चर, तो वहां पे भी अपने पास अलग तरीके से थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो उसको भी मैं लिखवा दूंगा इसी पॉइंट में। या चाहो तो तुम एक चीज यहाँ पे ये कर सकते हो, चलो बाद में लिख लेंगे, तुम अभी कितना लिखो, क्या कंफ्यूज करना। हाँ, तो ये है अपने पास कि सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट करें और सेंट्रल एटम के साथ सराउंडिंग एटम को कैसे कनेक्ट करें। समझ में आता है क्या ये? यस सर। चलो तो अब अपन एक दो एग्जांपल्स करते हैं तो उससे वो रिलेट कर पाओगे तुम। लिख लिया है सब लोगों ने? यस सर। सर ये ए और बी के आगे डैश का क्या मतलब है? कौन सा डेज? सर अच्छा, ये एक्सेप्ट के बाद। अरे मैंने ये बोला ना कि 2 पॉइंट अपन और ऐड करेंगे यहाँ पे, मतलब कहाँ कहाँ पे अपने को डबल बॉन्ड से कनेक्ट नहीं करना है। ओके सर। तो अपन आगे एग्जांपल्स के साथ साथ समझेंगे, तब मैं वापस यहाँ पे लिखवा दूंगा कि पेज पलटो वहां पे ये चीज लिख लो, ठीक है? क्योंकि उस टाइम तुम अच्छे से समझ जाओगे तो पूरा जो लाइंस लिखाऊंगा उसका मतलब तुमको समझ में आएगा, अभी लिखा दूंगा तो कोई मतलब तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो फिलहाल तो ये ध्यान रखो कि अपने पास हेलोजन है या हाइड्रोजन है एज अ सराउंडिंग एटम, तो उसको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। ऑक्सीजन है तो उसको डबल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। नाइट्रोजन है तो उसको ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। ऑक्सीजन सर्टेन केस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, उसके अपन आगे बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए तुमको ये ध्यान रखना है। तो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ। पहला अपने पास क्या था, BeCl2। तो देखो किस तरह की तुमको स्ट्रक्चर बनानी होती है। तो BeCl2 को अगर देखें अपन तो अपने पास बेरिलियम हो गया सेंट्रल एटम, तो सबसे पहले तुमको ऐसे सेंट्रल एटम को लिख लेना है, BeCl2। तो बेरिलियम अपने पास हो गया क्या, सेंट्रल एटम है। अपने पता क्या है कि बेरिलियम यहाँ पे सेंट्रल एटम है, तो जो सेंट्रल एटम हो तो सबसे पहले तो उसको लिख लो तुम Be। अब तुमको पता करना है क्या कि जो सेंट्रल एटम है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम की अगर अपन बात करें तो बेरिलियम के पास क्या होते हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दो। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 2 डॉट बना दी। ये भी चीज तो मैं एक ट्रिक की तरह अपन लिखवा देता हूँ मैं कि कैसे अपने को नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि जिस एलिमेंट की अपन बात कर रहे हैं, मतलब जो सेंट्रल एटम है या सराउंडिंग एटम के लिए भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तुमको निकालना आना चाहिए। तो तुमको पता होना चाहिए कि जैसे ग्रुप 1 का है तो उसमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 2 है तो उसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 13 है तो उसमें 3 होता है, ग्रुप 14 है तो उसमें 4 होते हैं, ग्रुप 15 है तो उसमें 5, ग्रुप 16 है तो 6, ग्रुप 17 है तो 7 और ग्रुप 18 का एलिमेंट है तो उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। या फिर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ, लेकिन ग्रुप नंबर तुमको पता होना चाहिए एलिमेंट का, कि जैसे अपने पास मान लो क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है कोई, तो अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है मतलब तो ग्रुप 1 से रहेगा या फिर ग्रुप 2 से रहेगा। तो जो ग्रुप नंबर होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। कि अगर अपने पास ग्रुप नंबर 1 है तो ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। तो वैलेंस सेल में अपने पास क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया अपने पास की ग्रुप नंबर जो रहेगा एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए उतने ही उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। इस तरीके से याद रखना है। इसी तरीके से अपन बात करें क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। देखो एस ब्लॉक में वैसे अपने पास क्या है, मेटल है, लेकिन तुम बेरिलियम को देखोगे ना तो बेरिलियम में अपने पास नॉन मेटेलिक नेचर भी रहते हैं थोड़े बहुत, मतलब कोवलेंट कंपाउंड बनाता है काफी सारा। इसका रीजन अपन लास्ट में जाते जाते आयोनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, तो वहां पे फजान रूल पढ़ेंगे। तो जब अपन ये पढ़ रहे होंगे ना कि आयोनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर कैसे आते हैं, तो वहां से अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो बेरिलियम है वो कोवलेंट कंपाउंड भी बना लेता है। तो अपन ने जनरल बात की थी कि नॉन मेटल है तो कोवलेंट कंपाउंड बनेगा, जैसे बेरिलियम थोड़ा मेटेलिक नेचर होता है लेकिन ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, उसको अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो फिलहाल तुम ध्यान रखो, ठीक है। तो ये अपने पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो उसमें जो ग्रुप नंबर होगा उसका उतने ही क्या होंगे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ऐसे अगर अपन बात करें किसकी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे देखोगे अपने पास ग्रुप 13 है, तो ग्रुप 13 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP1, मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, S में 2 P में 1। ग्रुप 15 अपने पास होता है NS2 NP3,
तो 3 + 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हो 15 के लिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 13 वाले के लिए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो मैं लिख सकता हूँ ग्रुप नंबर -10। तो यहाँ से अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं इसमें कि अपने पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू ग्रुप नंबर -10। ये अपने पास क्या रहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कि जो भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर है उसमें से -10 कर दो। तो 13 ग्रुप का एलिमेंट है तो -10 मतलब उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 14 ग्रुप है तो -10 मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो वैसे चीज पता होना चाहिए, लेकिन एकदम से नहीं याद आता है तो फिर ऐसे भी तुम निकाल सकते हो। सर ये आपकी ट्रिक है ना? हाँ हमारी है, हमने सोच के लिखा है। और भी लिखवा सकते हैं तो मैंने सोचा तो आ जाता है, और क्या। सोचना ही तो है इसमें, मेरे को देख के पता चल जाता है। ऐसे ये मैंने सारे ट्रिक्स मतलब अब देखो, जब से मैंने तैयारी की थी, मतलब जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अब मेरे को ये नहीं पता कि जिस टीचर से मैं पढ़ा हूँ उसने बताया था या मैंने खुद से ही बनाया ये, लेकिन मैं तब से यूज कर रहा हूँ, इसलिए तुमको ही बता दे रहा हूँ। सर आप तो 6 से पढ़ रहे होंगे। क्या? इतना पुराना नहीं हूँ यार मैं। नहीं सर, हम कह रहे हैं कि जेई की प्रिपरेशन 6th क्लास या 7th क्लास से कर रहे होंगे। अरे नहीं भाई, 11th-12th में ही कोचिंग ज्वाइन किया हमने। तो कौन सी कोचिंग? उससे पहले तो हमको ये भी नहीं पता था कि आईआईटी क्या होती है 10th तक। तो अब यार इतना ये सर सारे अपनी तरह है प्लेटफॉर्म सर है, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो जिस टाइम हम करते थे तब थोड़ी ना इतने एडवर्टाइजमेंट होते थे। अरे सर आपकी मैंने कितनी अच्छी रैंक आई थी। 2012 में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, मतलब मैं 11th में था। तो 8 साल पहले इतना एडवर्टाइजमेंट सब थोड़ी होता था जितना अभी होता है। कोचिंग मेरा एलएन था, एलएन से की थी मैंने। तो कोटा थे आप सर? हाँ कोटा का ही हूँ मैं। हाँ तो आ जाओ, कहानी किसी और दिन सुनाएंगे जब अपन मिलेंगे ऑफलाइन कभी। तो जी तब कहानी सर, सुनने में ज्यादा सुनाइएगा मजा आएगा। सर। हाँ ऐसे भी कहानी सुनने में मजा नहीं आता ऑनलाइन में। काफी मजेदार लगती है। हाँ बिल्कुल करिए सर, ऑफलाइन के लिए कुछ तो वो तो करिए। तुमको डिसाइड करना है कि मजेदार है कि नहीं है। सर ऑफलाइन सर कब से कराएंगे सर आप? मेरे हाथ में होता तो मैं अभी कर देता यार। तो लीजिए सर हाथ में कंट्रोल। अच्छा, इतनी आसानी से नहीं मिलता ना, अभी तो मैं नया ग्रेविटी में आया हूँ। सर थोड़ा प्रेशर दीजिए सर, अथॉरिटीज को भी ऑफलाइन स्टार्ट करें। भौकाल है सर आपका, सर करिए सर। अच्छा वो तुम क्रिएट कर सकते हो यार। हमारा चल रहा है बढ़िया, ठंडी चल रही है, घर से बैठे बैठे क्लास ले लेते हैं। क्या दिक्कत है बताओ तुम? तो दिक्कत तो हमें हो रही है ना। तुमको भी इतना तो नहीं हो रहा होगा यार। हो रहा है सर। सर ये दिन भर तो टोपी पहन के घूमा करते हैं। सही तुम हो बात कौन? 1 मिनट रुको, वो कौन? अरे ठीक है देखो। हाँ तो पहले स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं, टाइम हो रहा है इसको। तो जो सीखे 2-3 मॉलिक्यूल तो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ तो जैसे BeCl2 था, तो मैंने बोला कि अगर अपने को स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले अपने को सेंट्रल एटम डिसाइड करना है। जो अपन ने किया है कि जो सबसे कम नंबर में रहेगा वो सेंट्रल एटम है। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास? बेरिलियम। तो जब सेंट्रल एटम पता चल जाए तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे बेरिलियम ग्रुप 2 का एलिमेंट था, तो ग्रुप 2 मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट, और एस ब्लॉक एलिमेंट में जो ग्रुप नंबर होता है वही अपने पास क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने पास क्या होगा? इसके पास ग्रुप 2 मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 डॉट अपन ने बना दी। अब ये तो अपने पास हो गया कि सेंट्रल एटम फाइंड किया, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपन ने डॉट से रिप्रेजेंट किया। अब अपने देखा था कि सराउंडिंग एटम यहाँ पे क्या हो गया? क्लोरीन। और अगर अपने पास सराउंडिंग एटम क्या है, अपने रूल लिखा है कि अगर अपने पास हेलोजन है तो हेलोजन को अपन कनेक्ट करते हैं किससे? सिंगल बॉन्ड से। मतलब 2 क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्लोरीन अपने पास सिंगल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से, ऐसे। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? BeCl2। अच्छा ये क्लोरीन है तो अपन इसको क्लोरीन ही लिख देते हैं, Cl। क्लियर है? यस सर। तो ये अपने पास बन गया क्या? BeCl2। हाँ सर तो क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? क्लोरीन में कितने होते हैं अपन लिखा, तो रूल उसके हिसाब से पता करो। क्लोरीन का ग्रुप नंबर कितना है? 17। तो 17 - 10
सर 7 आएंगे। 7 आएंगे। अब देखो तुमको ऐसे, चलो ये आ गई तो बता ही देता हूँ, बताना नहीं चाह रहा था कि 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास वैलेंस है, तो एक से तो इसने बॉन्ड बना लिया, तो अभी भी इसके पास क्या बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो उन 6 इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे दिखाओगे कि एक से बॉन्ड बना लिया, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो 7 में से अभी 6 इसके पास ऐसे ही बचे रहेंगे। क्लियर है क्या ये? सर इस हिसाब यस से तो सर। सर बेरिलियम के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए सर, 8 बेरिलियम चाहिए के होते हैं 4 ना सर। इलेक्ट्रॉन है, तो वही तो बोला मैंने कि लुईस थ्योरी वो सही नहीं है। क्या बोल रहे थे अपन? अच्छा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिसमें 8 से कम भी हैं, 8 से ज्यादा भी हैं और 8 भी है। तो काफी पहले की स्टेज की बात है, तो उसने बेचारे ने वही सब मॉलिक्यूल्स देखे होंगे जिसमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए उसने बोल दिया कि 8 ही इलेक्ट्रॉन के लिए मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इस बात की कोई रीजन नहीं है। तो जितना आसानी से अपन अभी सोच पाते हैं, उस टाइम तक इतनी डिस्कवरीज नहीं हुई ना। अभी तुमको तैयारी उसी हिसाब से किया जा रहा है, जो डिस्कवरीज है तुमको टाइम टू टाइम डोज दिया जा रहा है उसका, तो इसलिए तुम इजीली सोच लेते हो। बाकी जो वो तो है, उनके लिए सब चीजें एकदम नई थी, तो धीरे धीरे उन्होंने एक्सप्लोर किया है, तो ये बात है। तो ये BeCl2 हो गया। तो ये हो गया अपने पास। इसके अलावा नेक्स्ट क्या था बताते जाओ मेरे को, मेरे पास वो स्ट्रक्चर है नहीं। इसके बाद क्या था BeCl2 के बाद? BeI2 BI3 सर। BI3 हाँ BI3। तो BI3 में अगर देखोगे तो अपने पास सेंट्रल एटम क्या रहेगा, बोरोन। तो वापस सेम चीज वही करनी है कि बोरोन अपने पास ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है। ग्रुप 13 मतलब अपने पास 13 - 10, तो 3 इसके पास क्या रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आयोडीन अपने पास क्या हो गया, वापस हेलोजन हो गया। हेलोजन मतलब वही सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। तो तीनों आयोडीन को जो है सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, किसके साथ, बोरोन के साथ। तो ये अपने पास क्या हो गया, BI3 का स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा एक और चीज तुम देखोगे, मैं थोड़ा सिमेट्रिकली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मॉलिक्यूल को। जैसे मैंने यहाँ पे लीनियर बनाया, थोड़ा यहाँ पे देखो तो मैंने थोड़ा ट्रायंगल टाइप से बनाया। तो ये मेरे को पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल किस तरीके से आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। तुमको अभी ये देखना है बस कि ये सेंट्रल एटम था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और इससे सराउंडिंग एटम कैसे कनेक्ट होगा कि 2 आयोडीन है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। अभी तुमको ये बस इतना सीखना है। ये कैसे सेप आ रहे हैं इसकी अपन आगे बात करेंगे जब अपन हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो तुमको भी बेसिकली ये सीखना है कि सेंट्रल एटम डिसाइड करके उसके साथ सराउंडिंग एटम को कैसे कनेक्ट करना है, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से। और जब मैं साथ के साथ स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ तो बना लो, क्योंकि बाद में तुम भी सीख ही जाओगे, तब तुमको भी समझ में आएगा कि ये कैसे बना है। तो अभी तुम्हें बना दे रहा हूँ, बाकी तुमको इसका लोड नहीं लेना है कि बन कैसे रहा है सिमेट्रिकल। अगर किसी को ऐसा माइंड में आ रहा हो कैसे कैसे बना रहे हैं, तो तुमको तो अभी इतना ही सीखना है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ दोनों आयोडीन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया। बाकी थोड़ा आयोडीन के बारे में बात कर ले तो ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो इसके पास क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक से इसने ये बॉन्ड बना लिया, तो अभी भी इसके पास वैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास बचे रहेंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया, BI3। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट क्या था, CF4 CF4। तो CF4 को ले लो कि कार्बन है, 4 फ्लोरीन है, तो वही अपने पास सेंट्रल एटम तो कार्बन हो जाएगा। तो कार्बन को अगर अपन देखें तो कार्बन मतलब अपने पास क्या हो गया, 14 ग्रुप। तो 14 - 10, 4 अपने पास क्या आ जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास ऐसे 4 डॉट बना दो। तो तुम ऐसे नॉर्मली ऐसे ही बना लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये 4 ऐसे तुमने कनेक्ट कर लिया। तो तुमको अभी ये सीखना है सेंट्रल एटम क्या है, उसके साथ सराउंडिंग एटम को कैसे कनेक्ट करना है। तो वापस अपने पास सराउंडिंग एटम क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन मतलब हेलोजन है, तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। तो 4 फ्लोरीन है, चारों फ्लोरीन अपने पास जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है उनसे सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से अपने पास ये 4 फ्लोरीन है, सॉरी, तो चारों फ्लोरीन अपने पास इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। तो वैसे अभी तक तो तीनों एग्जाम्पल में हेलोजन ही आया है, अगले में देखते हैं क्या आता है। तो इस तरीके से अपने पास ये हो गए। ठीक है, अब अगर इसमें अपन देखें तो अपने पास देखो क्या है कि वाई वापस वही रहेगा कि अपने पास फ्लोरीन के पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक से इसने बॉन्ड बना लिया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे ही बचे रहेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे ही बचे हुए हैं। ठीक है,
तो ये अपने पास क्या होगा, CF4 का स्ट्रक्चर हो गया। तुम अगर ऐसे बना ले रहे हो बस दिस 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 दिस, तो ये भी तुम्हारा अभी तो इतना ही तुमको सीखना है, मतलब तुम जितना सिखाया जा रहा है उतना समझ में आ रहा है तुमको। ये स्ट्रक्चर कैसे आए इसके अपन बाद में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा, CF4 हो गया। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, H2 H2O, और H2O के बाद क्या है, CO2 हाँ चलो डबल बॉन्ड आया, तो CO2 तक बना लेते हैं। थोड़ा सा एक दो चीजें और डिस्कस करनी मेरे को इसमें, लोन पेयर वगैरह। तो पहले अपन H2O को देख लेते हैं कि H2O है अपने पास। तो यहाँ पे वही ऑक्सीजन अपने पास क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। ऑक्सीजन को अगर देखोगे तो ऑक्सीजन अपने पास क्या होता है, ग्रुप 16। ग्रुप 16 मतलब 6 - 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे अपने पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 5 और ये 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर वापस वही बात बोलूंगा मैं तुमको कि तुमको ऐसे भी अरेंज कर लोगे तो ठीक है, तुम आगे चाहो तो कर सकते हो, आगे वाले मॉलिक्यूल्स को भी चेक कर लेना, मैं बना रहा हूँ कि सही किया तुमने या नहीं किया है, ठीक है। तो ये अपने पास तुम ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन को 6 डॉट से बना के भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास सराउंडिंग एटम क्या है, हाइड्रोजन। लेकिन फाइनली मैं जो ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इनको बना लेना, क्योंकि लास्ट में तुमको सीखना ही कि करेक्ट क्या आएगा, तो अपन देख लेंगे बाद में। तो अपने पास हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन भी अपन ने बोला किससे कनेक्ट होता है, सिंगल बॉन्ड से। तो ये हाइड्रोजन अपने पास जो है ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, और तुम यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि 2 हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट हो गए, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बचे रहेंगे। तो ये अपने पास हो गया, ठीक है। अब मेरे को इसमें एक दो बात और करनी है, जैसे कि अब अपने पास जो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ना ऑक्सीजन पे। अच्छा पहले मैं हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ कि हाइड्रोजन के पास तो क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसने उस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया, तो हाइड्रोजन के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, जैसे फ्लोरीन के केस में या क्लोरीन के केस में या फिर आयोडीन के केस में बच रहा था ऊपर वाले केस में। ऐसे यहाँ पे भी देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन से एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसको उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया, तो हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है। लेकिन ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन के पास क्या, अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने पास जो ये, अच्छा यहाँ पे तुम्हारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में बताता हूँ कि तुमसे पूछा जा सकता है कि जो ऑक्सीजन एटम है उस ऑक्सीजन एटम के पास कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं, इसका ये मतलब है। तो अपन ने देखा कि 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही बचे हुए हैं ना। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ना, इन्हीं को ही अपन क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अपने पास टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। और ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपन काउंट ऐसे नहीं करते, अपन इनको पेयर की फॉर्म में काउंट करते हैं कि यहाँ पे अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर बनेंगे, और जो ये पेयर है इसी को अपन क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो तुमसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम इन H2O मॉलिक्यूल। तो अपन ने देखा कि अपने पास क्या है, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2-2 के पेयर अपने पास बन जाएंगे 2। तो अपने पास यहाँ पे अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, तो लोन पेयर्स अगर पूछे जाए तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 2। मतलब तुमको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बनाने हैं। ये लोन पेयर वाला कंसेप्ट समझ में आएगा तुमको? यस सर। सब में होंगे ना ये? हाँ सब में, देख अभी गिनेंगे ना अपन आगे। तो ऑक्सीजन में अगर तुमसे पूछ लिया जाए कितने लोन पेयर हैं, मतलब इस H2O मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं, तो ऑक्सीजन के पास ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं। हाइड्रोजन के पास तो कोई था नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है क्या कि कितने बॉन्ड पेयर्स हैं। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है कितने बॉन्ड है, क्योंकि बॉन्ड पेयर अपने को पता है ना कि अपने पास जो एक बॉन्ड है उसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, एक पेयर हो गया, और ये पेयर जो है दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपने पास क्या है, बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इसलिए इनको अपन क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्ड पेयर। तो अपने पास तुमसे पूछा जाए कि H2O में कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, 2 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए अपने पास यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, कि इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, और बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इसलिए क्या हो गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो उसको अपन बोलेंगे बॉन्ड पेयर। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो सिंपली तुमको बॉन्ड गिनी देने हैं, या तुमसे पूछ ले कि हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो एक बॉन्ड पेयर है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल टू बॉन्ड पेयर्स। तो ये है तुम्हारे पास कि अगर तुमसे बॉन्ड पेयर पूछा जाए तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल टू बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे देखो तो अपने पास कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो बॉन्ड पेयर्स पे अपने पास कितने हो जाएंगे,
दो। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट। तो बॉन्ड पेयर्स मतलब तुमको बॉन्ड बताने हैं, लोन पेयर्स मतलब जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनके पेयर बनाने हैं। जैसे ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे जो कि बॉन्डिंग में नहीं जा रहे, मतलब 2 पेयर बनेंगे, तो अपने पास क्या हो गए 2 लोन पेयर। ठीक है, तो इस तरीके के तुमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें लास्ट एग्जांपल ले ले अपन किसका, CO2 का। तो CO2 में अगर देखोगे तो अपने पास क्या है, जो कार्बन है ये अपने पास हो गया क्या, सेंट्रल एटम। तो कार्बन की अगर अपन बात करें तो कार्बन के पास होते हैं क्या, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अपने पास, तो तुम तो ऐसे नॉर्मली कनेक्ट कर लेना कि 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 2 3 4 डॉट। ऑक्सीजन अपने पास सराउंडिंग एटम की तरह है, तो ऑक्सीजन अपने लिखा है कैसे कनेक्ट होगा, डबल बॉन्ड से। तो 2 ऑक्सीजन को अपने पास ऐसे डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, और एक्चुअल में वो ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर रहेगी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐसे कनेक्ट होगा। ये एक डबल बॉन्ड हो गया, ये अपने पास जो है दूसरा डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे देखोगे तो कार्बन के तो चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस सेल के। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से तो उसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। अभी भी उसके पास क्या बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, तो कार्बन के पास तो कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, चारों इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिए। ऑक्सीजन के पास 6 थे, 6 में से उसने दो से बॉन्ड बनाए। अभी भी उसके पास क्या बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है। इस वाले ऑक्सीजन के पास भी क्या रहेंगे, 2 लोन पेयर रहेंगे। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन CO2 मॉलिक्यूल, तो अपने पास क्या हो जाएंगे, 4। या तुमसे पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन कार्बन एटम इन CO2 मॉलिक्यूल, कि कार्बन पे कितने हैं, 0। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम सब में, मतलब पूछता रहता है। ठीक है, तो ये इन सब के लिए नहीं पूछेगा, CO2 इन सब के लिए पूछेगा तो थोड़ी अच्छी सी स्ट्रक्चर के लिए पूछेगा, जहाँ पे तुमको बनाने में तकलीफ हो, लोन पे निकालने में तकलीफ हो। ये तो आसान आसान मॉलिक्यूल्स है। तो ये हो गया अपने पास। अच्छा, तुमसे यहाँ से पूछ ले कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, 2 2 पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 4 ठीक है, तो लोन पेयर अपने पास ऑक्सीजन के पास अपन ने देख लिया। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो अपन ने जैसे बात किया था कि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड अपने पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। एक बॉन्ड अपने पास क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा रहेगा, एक पाई बॉन्ड रहेगा। इसी तरीके से इस वाले डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और एक अपने पास जो है नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड रहेगा। तो 4 हो जाएंगे ना यार बॉन्ड। तो अच्छा, ये डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 बॉन्ड है, दिस एंड दिस। ट्रिपल बॉन्ड मतलब वहाँ पे 3 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब वहाँ पे 1 बॉन्ड है, ऐसे समझना है। डबल बॉन्ड को तुमको एक नहीं मानना है वो। तो मैं एक मानता था अभी तक, ठीक है समझ हाँ गया। हाँ, तो वो अलग अलग होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि अपने पास 2 पाई बॉन्ड आ गए, 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए। टोटल बॉन्ड पेयर मतलब टोटल बॉन्ड अपने पास कितने हो गए, 4। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो तुमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं।